तो जब हाँ हमारी स्कूलिंग जो हो रही थी, स्कूलिंग में जो स्कूल थे उस समय सरकारी स्कूल थे, और हम ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पे टीचर बच्चों को ध्यान नहीं देते थे। उनका ध्यान अपने जैसे आप स्कूल गए, जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, उस स्कूल की व्यवस्था ये थी उस समय कि आप स्कूल गए, जो प्रेयर है, प्रार्थना जिसको कहते हैं, वो प्रार्थना करवाया जाएगा। प्रार्थना के बाद आप अपना बोरा बिछाएंगे और पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अलग अलग आगे पीछे करके तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो स्कूल में बहुत साल पहले वहां पर भी बच्चों को जाति या उनके जो समाज में जो आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ऊंच नीचे, उसके बुनियाद पे किसी को कहा जा रहा है तुम आगे बैठो, किसी को कहा जा रहा है तुम पीछे बैठो। हाँ, ये उस समय होता था। हॉस्टल है तो हॉस्टल का क्रम भी बहुत ही अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब हॉस्टल के अंदर में भी कि मतलब कास्ट बहुत दिखता है वहाँ पे। हाँ, रूम अलॉटमेंट को लेके बहुत ही स्ट्रेटजी चलती है वहाँ। अच्छा, वहाँ पे स्ट्रेटजी चलती है, लेकिन वो दिखता नहीं है। अच्छा, क्या स्ट्रेटजी चलती है वहाँ पे कि मतलब अपर कास्ट लोगों को अपर कास्ट के साथ रूम दिया जाएगा? हाँ, ये फिक्स है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं अपर कास्ट हूँ और आप मेरे रूम में आना चाहते हैं तो क्या होगा उसमें? वो तो पहले आपको पूरा प्रोफाइल मेरा बता देगा। एक हमारे साथ के झाजी पढ़ते थे, वो सहरसा से ही थे। वो जब भी मेरे कमरे पे आया करते थे, मतलब मेरे कमरे में, क्योंकि मैं नोट्स बनाता था। ये मुझे रांची से सिखाया गया। झाजी को नोट्स के लिए आपसे दोस्ती थी? नोट्स के लिए हमसे दोस्ती थी। और वो नोट्स लेने के लिए जब भी आया करते थे तो मेरा बिस्तर जो है, जो गद्दा वहाँ पे बेड पे, उसको ऐसे वो एचआर में पलट देते थे। जो मीडिया है हमारी, उसके एचआर के जो लोग इंटरव्यू करने आते हैं, वो आपके जाति, आपका परिवार, आपके पढ़ाई लिखाई, वो सारी चीज़ों को पहले तो इंटरव्यू के थ्रू पूछ लेते हैं। इसके बाद क्लास टीचर से परमिशन लेते हैं कि इसको नौकरी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। एक जगह मुझे वहाँ जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया इंडिया टुडे में, हाँ, वहाँ तब मुझे पता चला कि यार तुम नौकरी मांगने, वहाँ का एचआर कह रहा है हमसे और एडिटर, तुम कह रहे हो कि हमको रख लीजिए, लेकिन तुम्हारा टीचर तो कहता है कि अरे उससे क्या होगा, उसको रख के क्या करोगे किसी और। हमारे जगह पे हमको उन लोगों ने 3 से 4 महीने जो इंटर्नशिप करवाते हैं बिना पैसे के करवाया, रखने के नाम पे। पहले तो बोला कि 1 महीना इंटर्नशिप करो फिर हम लोग रख लेंगे। तो वो बाद में ये बता रहे हैं कि तुम्हारे जिस टीचर ने तुमको मास कॉम पढ़ाया है वही कह रहे हैं कि तुम इसको रखोगे, ये कोई काम के लायक नहीं है, इसको मत रखो। तो मैंने उसी दौरान जेएनयू एंट्रेंस की तैयारी करना स्टार्ट। तो जेएनयू आने में अब क्या मतलब इंटरव्यू में और ये सब में आप बहुत सुनने को मिलता है कि वहाँ पे टीचर डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये भी? हाँ, मुझे 0 नंबर मिला है इंटरव्यू में। अच्छा, तो एडमिशन हुआ आपका कि नहीं हुआ? एडमिशन हुआ तभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, तो 0 नंबर के बाद ही आपका एडमिशन हुआ? हाँ, 0 नंबर मिला है। मैंने उसको रखा है, मैंने बाकायदे उस मतलब दोस्तों इस बात को तो आपको रिटर्न में कितना नंबर मिला था? रिटर्न में 54 नंबर था। तो ये जरा सोचिए कि 70 में जब कोई छात्र 54 नंबर रिटर्न में ला सकता है, तो इसका मतलब तकरीबन कितने, मतलब 70% के आसपास हूँ। हाँ, 70%, 60-70% अगर आप रिटर्न में ला सकते हैं तो इंटरव्यू में कैसे आ सकता है 0? अब क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मतलब पहचान गए कि आप, मतलब पहचान गए नहीं, पहला क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा। अच्छा, और मैं इंग्लिश से मतलब मैं इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं। इसके बाद जो लेफ्ट जो एआईएसएफ में, आप एआईएसएफ के साथ था, और काफी पोस्टर लगाए जेएनयू में। मतलब एआईएसएफ दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, वो भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका स्टूडेंट विंग है। हाँ, तो उस समय मैं नया आया था और इस तरीके से मतलब अच्छा लगा कि कुछ लोग, हाँ, लेकिन एंट्रेंस के पहले एआईएसएफ के कुछ लोगों ने मुझे मदद भी की थी। अच्छा, मदद एंट्रेंस के लिए। तो उनके साथ जुड़ा और उनके साथ जुड़ने के बाद
काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी, समझी। एक्चुअल में मैं जिस बात को कह पा रहा हूँ वो उसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का परिणाम है, और उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन, वहाँ कुछ आवाज़ भी मिली, लेकिन वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन तो है, क्योंकि हमने अपना सामाजिक स्ट्रक्चर को उसी तरीके से बुना ही है कि डिस्क्रिमिनेट होंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ अरुण कुमार ओरांव जी हैं। अरुण कुमार ओरांव जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया डिपार्टमेंट में, जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के तहत आता है, और उनका पीएचडी का टॉपिक है सोशल मीडिया इन थाईलैंड। लेकिन आज जो हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसका जो मरकज होगा, जो उसका फोकस होगा, वो आदिवासी समाज होगा और इनकी जिंदगी में जो इन्होंने जो संघर्ष झेले हैं, इससे हम सवाल लेंगे। और दोस्तों, इन्होंने अरुण जी ने मीडिया में भी पढ़ाई की है और वो कई सारे बड़े अखबार और मीडिया के साथ भी जुड़े रहे हैं, और अभी इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट जो है, जो दिल्ली में है, बहुत ही नामचीन संगठन है, 1951 में जिसकी स्थापना हुई, जो कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इक्वालिटी और जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के हुकूक के लिए लड़ता है, उसका जो हिंदी का जो पर्चा है, जिसे कहते हैं हाशिए की आवाज़, उसके साथ जुड़े हुए हैं और उसको ये संपादित करते हैं। और इनकी 2 किताब भी आदिवासी समाज और दलितों के मसाइल के ऊपर आ चुकी है। और जो अरुण जी हैं, इन्होंने देश के बहुत ही प्रतिष्ठित जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो पत्रकारिता का संस्थान न्यू दिल्ली में है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है। और एक आदिवासी समाज से यहाँ तक का सफ़र तय करना कोई मामूली बात नहीं है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि पिछले हफ्ते यानी अगस्त 9 को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, ये यूएन के तरफ से मनाया जाता है और पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है। यानी अगर हम आसान शब्दों में कहें तो जो आदिवासी लोग हैं, जो कि किसी भी देश के जो असली जो बासिंदे हैं, उनके हुकूक और उनके अधिकार को लेके 9 अगस्त को हर साल उस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उस पर बहुत सारे मीटिंग, सेमिनार, और लोग उस दिन पे सोचते हैं कि आदिवासी समाज को क्या मिला, क्या नहीं मिला। आपको भी पता है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 480 मिलियन आदिवासी हैं, जो कि तकरीबन 6.2% है ग्लोबल आबादी की। लेकिन आप सबको पता है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनकी जो ज़मीन है, उनकी जो ज़िंदगी है, उसके ऊपर मरकज़ में यानी सेंटर में बैठे हुए बड़ी बड़ी जो सरकारें हैं और जो उनको सहयोग देने वाले जो पूंजीपति लोग हैं, वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में हर रोज़ एक न एक परेशानी उनके ज़िंदगी में डाल दी जा रही है। तो हम आज अरुण जी से इन तमाम इश्यूज पे बात करेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में, मीडिया के बारे में, आदिवासी समाज के बारे में, और यहाँ तक बिहार के पूर्णिया से यहाँ तक इन्होंने जो जेएनयू तक का जो सफ़र, जो उन्होंने एक बहुत ही संघर्ष वाला जो सफ़र जारी किया, इस पे हम बात करेंगे। तो अब सबसे पहला सवाल अरुण जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल आपके लिए है, हम आदिवासी के मसाइल पे आएंगे थोड़ी देर में, इंडिजिनस डे पे भी आएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताइए अरुण जी। आपका समाज कौन सा आदिवासी समाज है, आपके घर बार के बारे में बताइए, आपके माता पिता के बारे में बताइए, और आपकी इब्तदाई तालीम, जो प्राथमिक शिक्षा जो हुई, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, मेरा पहले तो परिचय ये है कि मैं बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी ब्लॉक, एक छोटा सा गांव है रमजानी जी। और रमजानी गांव एक्चुअल में किसी मुस्लिम के नाम से पड़ा है। रमजान कोई मुस्लिम थे जो लैंड रमजान से रमजानी हो गया, रमजान से रमजानी हो गया जी। मैं वहाँ का बासिंदा हूँ और मेरी तालीम कम से कम 10th तक, जो मेरी दीक्षा तो नहीं बोले, शिक्षा जो मैंने पाई वो सरकारी, बिहार के सरकारी स्कूलों में पाई। और जो शायद काफ़ी लोग करते होंगे, हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते थे, वो सरकारी स्कूल में बोरा और वो स्लेट लेके
मुझे याद है कि हम लोग जब स्कूल जाया करते थे तो हमारे गांव के जो आसपास का इलाका है वो कोसी नहर, दोनों तरफ कोसी नहर है। आप ऐसा गांव है हमारा कि आप सीधे गांव में एंट्री करेंगे तो आपको 2 नहरों को पार करके एंट्री करना है। मतलब वहाँ अभी पुल है लेकिन नहर के बाद ही गांव है। पापा जो हमारे पापा हैं उन्होंने बताया है कि जब नहर बन रही थी तो आदिवासी लोग वहाँ पे मजदूरी करके उस नहर को बनाया है। तो जब हाँ हमारी स्कूलिंग जो हो रही थी, स्कूलिंग में जो स्कूल थे उस समय सरकारी स्कूल थे और हम ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पे टीचर बच्चों को ध्यान नहीं देते थे। उनका ध्यान अपने जैसे आप स्कूल गए, जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है उस स्कूल की व्यवस्था ये थी उस समय कि आप स्कूल गए, जो प्रेयर है प्रार्थना जिसको कहते हैं वो प्रार्थना करवाया जाएगा। प्रार्थना के बाद आप अपना बोरा बिछाएंगे और पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग अलग अलग आगे पीछे करके तो बैठेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो स्कूल में बहुत साल पहले वहां पर भी बच्चों को जाति या उनके जो समाज में जो आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है ऊंच नीचे उसके बुनियाद पे किसी को कहा जा रहा है तुम आगे बैठो, किसी को कहा जा रहा है तुम पीछे बैठो। हाँ, ये उस समय होता था तो हमको ये बहुत सहज लगता था कि ऐसा मतलब ठीक है, क्योंकि कभी बनियान पहन के चले गए स्कूल तो जो हम 3 या 5 आदिवासी बच्चे जाते थे स्कूल और कुछ वहाँ मंडल बस्ती के बीचों बीच स्कूल है और मुस्लिम बस्ती भी है। तो जो मंडल बच्चे थे जिनके पापा के पास ज़मीनें थी, मतलब छोटे लैंड लॉर्ड, बहुत बड़े तो नहीं, उनके बच्चे आगे बैठते थे, हम लोग पीछे बैठते थे और हम लोग का जो काम होता था वो टीचर का, जो वहाँ मास्टर होते थे उनका पैर दबाना। हाँ, अगर कुछ जैसे कि कुछ टास्क दिया गया, मतलब मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कुछ टास्क दिया गया, टास्क जैसे हाँ लिखो कमल कमल लिख दिए तो 10-20 बच्चे 25 बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो वो बच्चे जो वहाँ के एक मतलब थोड़े से बेहतर ज़मीन वाले पिता के बच्चे हैं तो वो उन लोगों का टास्क पूरा पहले देख लिया गया। हाँ चलो है उराव उधर है, इधर आओ। तो मतलब आप कह रहे कि उराव नाम मतलब जो आपके जो मतलब जिस समाज से आप आते उनका नाम भी लेके पुकारते थे आप? अरुण नहीं कहते थे, उराव कहते थे? नहीं, कभी कभी धांगर शब्द का यूज किया जाता है, जो धांगर का पर्टिकुलर बहुत बाद में मीनिंग मुझे पता चला है। धांगरवा इधर आओ, ऐसे करके आपको वहाँ मतलब हम लोगों को संबोधित किया जाता था। और हम गए मास्टर के पास तो रहे कॉपी रख, इधर कॉपी रख दिया, इसके बाद चल अंगली फोड़ तो पैर के अंगली फोड़ रहे हैं और एक उधर पैर दबा रहे हैं और मास्टर पड़े हुए हैं। हाँ, तो तुम क्या खा के आए हो आज, कौन सा मांस खाते हो, इस तरीके के बातें होती थी। तो पढ़ने को लेके बहुत ज़्यादा अंदर से इच्छाएं नहीं थी। मतलब आप दूसरी में गए, तीसरी में गए, 5वीं में गए, 5वीं तक कब गए ये हमको नहीं पता है, क्योंकि जो स्कूलिंग व्यवस्था थी उसमें 5वीं तक हम कब पढ़ाई किए और कब पहुंच गए ये पता नहीं था, क्योंकि शायद किसी को फेल नहीं करना था उनको, ऐसा था। और हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे एक फुफेरे भाई रहते थे हमारे घर में। वो हम लोग को शाम को गांव में पूरे बच्चे की टोली बैठती थी और वही लोग हम लोग को पढ़ाने का, एक्चुअल में पढ़ाने का काम वो लोग करते थे। हम लोग का रूटीन में ये था कि स्कूल जाना है तो स्कूल जाना नेसेसरी था और उसी में
जैसे कोई क्लास टीचर है जो बहुत पीटता है जी, अगर उस दिन उनका पहला क्लास हुआ तो हम लोग नहर में नहाने लगते थे, हम लोग स्कूल भी नहीं जाते थे। क्योंकि पहला जो क्लास टीचर होगा हमको पता होता था कि ये मास्टर बहुत मारता है, तो हम लोग स्कूल ही नहीं गए उस दिन। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैंने संक्षेप में कहा जाए तो आप ये कह रहे हैं कि आप चूंकि वंचित समाज से आते थे तो इसका एहसास टीचर ने आपको बहुत ही शुरू के स्कूल में ही आपको करा दिया कि जो ऊंची जाति के जो लोग हैं उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है और आप लोगों के लिए अलग ट्रीटमेंट है। ये उस समय नहीं पता था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप जो सोचते, अभी अगर आप उस चीजों को याद कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बचपन से ही वो चीजें हम लोगों को बांट दी गई उस तरह से कि आपकी मतलब आपकी समाज से आते हैं तो आप अपने औकात में रहो। हाँ, औकात में रहो, ये फीलिंग थी जी। इसके बाद हम दूसरे स्कूल में गए। अच्छा, उस पे हम आएंगे सवाल। एक चीज बताइए कि ये आप जिस समाज से आते हैं तो मतलब ओरांव समुदाय से आते हैं जो कि आदिवासी लोग में उनकी बड़ी आबादी है, तो उनके बारे में बताइए कि वो लोग क्या करते थे, कितने लोग थे जहाँ पर जहाँ पूर्णिया से जो आप आते थे जी। देखिए वो लोग क्या क्या पेशा करते थे। ओरांव समुदाय को अगर मतलब एक्चुअल में हम लोग माइग्रेटेड लोग हैं जी जी, जो अंग्रेज लोग टी गार्डनिंग के लिए ले जाया करते थे ना जी, तो जैसे यहाँ से छोटा नागपुर से लेके गए कुछ लोगों को तो ऐसी मेरी दादी कहती हैं कि हम लोग नेपाल के बॉर्डर से एक बार बहुत बाढ़ आया, इसके बाद दादाजी के पापा लोग वो लोग वहाँ से माइग्रेट किए। एक्चुअल में हम लोग का माइग्रेशन छोटा नागपुर से टी गार्डनिंग के लिए ले जाया गया था आसाम। तो वहाँ से बंगाल और आसाम, वहाँ से कुछ नदियाँ हैं जहाँ से लोग ले जा रहे हैं, तो बीच में कुछ लोग बीमार पड़ गए या कुछ लोग छूट गए तो छोड़ दिया उनको या भाग गए कुछ लोग। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग माइग्रेट करके नेपाल पहुँचे। हाँ, क्योंकि ये हमारे रिचुअल में है। वहाँ पे जब हम अपना रिचुअल जो करते हैं, शादी हो गया या कोई किसी के मरने के बाद जो रिचुअल करते हैं, तो छोटा नागपुर का जाना मतलब वहाँ के रिचुअल में ये शामिल है। मतलब हम अपने घर के तरफ जाएंगे, ये शामिल है। इस तरीके से हमारा रूट नेपाल से बाढ़ के कारण माइग्रेट करके वहाँ तक पहुँचना, और जहाँ हम लोगों की आबादी है अभी, वहाँ 2 उरांव बस्ती है। ऐसे छिटपुट उस जिले में हैं, दक्षिण के तरफ भी हैं, और रुपोली पंचायत भी, एक रुपोली पंचायत हम लोग का पड़ता है और एक रुपोली थाना पड़ता है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मतलब इसके बारे में और थोड़ा बाद में हम लोग इस पे बात करेंगे, क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट में जिस जगह पे हम लोग का घर है वहाँ उस समय 25-30 मतलब परिवार रह रहे थे उस समय। अभी तो 70-80 तक पहुंच गए हैं, लेकिन उसके दूसरे गांव में मतलब उसी पूर्णिया जिले के हम लोग का दूसरा गांव भी है पड़ोस में आदिवासियों का, तो वो गांव भी बहुत ही शिक्षित नहीं था। वहाँ उस गांव में अभी भी स्कूल तो है, लेकिन आदिवासियों का डोमिनेशन नहीं है उस स्कूल में, क्योंकि वो यादवों से सटा हुआ आदिवासियों के बीच में ये है स्कूल है। मतलब यादव का बाउंड्री, यादव के गांव का बाउंड्री, देन स्कूल, देन आदिवासी लोगों का गांव। तो उस गांव में भी स्कूलिंग उस तरीके से नहीं थी। तो इस तरीके से मतलब हमारा पूरा जो भौगोलिक एरिया है वो वहाँ का एजुकेशन, क्योंकि उससे पहले स्कूल नहीं थी ऐसा पापा कहते हैं, उस इलाके में स्कूल थी नहीं जब हम लोग पढ़ते थे उस इलाके में। और एक हम लोग को ट्यूशन भी पढ़ाने आते थे, वो झाजी थे, और वो झाजी जो ट्यूशन पढ़ाने आते थे वहाँ पे, तो उस समय 20 रुपया लेते थे। मतलब वो रिटायर्ड टीचर थे, स्कूल से रिटायर हो गए थे वो टीचर। वैसे ही बैठे रहेंगे बोल के पापा लोग उनसे बात किए तो वो गांव में पढ़ाने आते थे। लेकिन वहाँ भी अब समझ में आता है कि डिस्क्रिमिनेशन जो वहाँ जो चौधरी बनिया लोग हैं, हमारे गांव में 4-5
मतलब परिवार है वहाँ पे, तो उनके बच्चे चौकी में बैठते थे जी। और हम लोग को नीचे वो बोरा बिछा के बैठना है, ये वहाँ भी चलता था। और वहाँ भी पैर दबाने और अंगुली फोड़ने का काम जारी रहता था। मतलब हम लोग के पढ़ाई के साथ ये काम टीचर तो मतलब को एक चीज आपसे बात करने से एक चीज बिल्कुल साफ जाहिर हो जा रही है कि ऊंच नीच जो है वो तालीम जो होता है, जो हमें बताया जाता है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है और गुरु भगवान का रूप है, लेकिन अगर आप सोशियोलॉजिकली अगर इसको जाकर देखेंगे तो आपको पता चलता है कि गुरु भी एक जाति में पैदा हुआ है, वो भी एक कास्ट सोसाइटी से आता है, तो उसका भी बिहेवियर जो होता है वो अपर कास्ट के लिए अलग होगा और जो गैर अपर कास्ट होंगे उनके लिए अलग होगा। और अगर कोई दलित और आदिवासी है तो उनके लिए तो बहुत ही अमानवीय होगा। हाँ, मतलब फिजिकल असॉल्ट नहीं कह सकते, लेकिन जो मानसिक प्रताड़नाएं हैं अब जो समझ में आती है, वो मानसिक प्रताड़नाएं आज भी होती है। मतलब अभी भी छोटे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं तो उनका टीचर का रवैया उसी तरीके से। अब हमारे गांव में एक छोटा सा प्राइमरी स्कूल बन गया है, लेकिन जो वहाँ टीचर दिए गए हैं वो टीचर उर्दू के टीचर हैं। अच्छा। और उर्दू के टीचर और जो हिंदी के टीचर हैं उनको मुस्लिम गांव में दिया गया है। तो आप इस तरीके से राज्य के प्रशासनिक जो ढांचे हैं उनके माइंडसेट को, और जो टीचर हैं वो टीचर सीधे कहते हैं कि मैं तो उर्दू पढ़ के आया हूँ तो मैं उर्दू ही पढ़ा सकता हूँ। अच्छा। तो आदिवासी इलाकों में अभी भी जो स्कूल है उसको लेके स्टेट क्या सोचता है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जी। मतलब जहाँ पे उर्दू की जरूरत है वहाँ पे गैर उर्दू को दे दो, जहाँ पे गैर उर्दू की जरूरत है वहाँ उर्दू को दे दो। हाँ, ये है। मतलब जो चीज की जरूरत है वो ना दो और कुछ और ही दे दो। हाँ, ऐसा मतलब ये तो अब जाके समझ में आता है कि स्टेट किस तरीके से सोचता है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप जब पढ़ रहे थे, मान लीजिए आज से 15 साल या 20 साल पहले आपका जो बचपन था और अभी में, तो कुछ बदलाव आपके गांव में, आपके समाज के जो लोग उरांव समाज के लोग हैं, क्या उनके अंदर में कुछ ज्यादा बच्चे स्कूल में जा रहे हैं या अभी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया? नहीं, बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए हमारे गांव में पुलिस और फौज के लोग, मतलब सिपाही, फुट सोल्जर बहुत सारे फैमिली में थे जी। और पड़ोस के गांव में भी थे जी। मैं दोनों गांव को एक साथ इसीलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि आपको उससे काफ़ी सारे चीज़ों का क्लियरेंस मिलेगा कि क्या मतलब दिक्कतें होती है आदिवासी समाज के बच्चों को आगे की पढ़ाई या पढ़ाई को लेके। सब सिपाही थे, पुलिस में थे, कुछ फौज में थे। जो फौज में थे और जो पुलिस में थे, हाँ, वो गार्जियन लोग जब घर आते थे, पुलिस वाले लोग, तो दिन भर शराब पी के मस्त रहते थे। बच्चे क्या कर रहे हैं इसको लेके और उसकी पढ़ाई को लेके उनको तनिक भी मतलब कोई दिक्कत नहीं होती थी कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इस बात को लेके मतलब उसके अंदर में एक बाप को ये फीलिंग होता ही नहीं था कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। शराब पिया, ड्यूटी ख़त्म हो गई, मतलब आपका उनका छुट्टी ख़त्म हुआ, ड्यूटी नहीं छुट्टी ख़त्म हुआ, फिर चले गए। ये क्रम आज भी जारी है जी। शराब का क्रम आज भी जारी है और ये क्रम जारी होने का परिणाम हम अभी देख रहे हैं कि हम एक एक्सीडेंटल पढ़े हुए इंसान हैं। हम बहुत ये नहीं कह सकते कि हमने मेहनत किया इसलिए आया, हम एक्सीडेंट से पढ़ लिए। क्योंकि मेरे पापा और मेरी मम्मी की इच्छा थी कि खास करके मम्मी की बहुत इच्छा थी क्योंकि वो लेटर पढ़वाने जाया करती थी। जब पापा फौज में थे तो वो लेटर पढ़वाने जाया करती थी। तो जो भी लेटर पढ़वाने किसी के यहाँ गई तो जो सोशल कमेंट होता था वो बहुत ही मतलब अजीब तरीके का होता था। तो मेरे पैदा होने से पहले उनके दिमाग में ये सारी टीसें काफ़ी हद तक उनको प्रभावित किया। और वो जैसे बताती थी हमको कि मैं ये सोचती थी कि
मेरा जो बच्चा होगा मैं उसको इतना पढ़ाऊंगी हाँ कि मतलब अभी तक कोई उतना पढ़ा नहीं हो, जबकि मेरी मम्मी नाम मतलब नाम लिखना कुछ नहीं जानती थी। पढ़ाई को लेके उनको कुछ आता पता नहीं था, लेकिन उनकी जो एक नहीं पढ़ने की टीस थी उनके अंदर, क्योंकि वो लेटर नहीं पढ़ पाती थी, तो किसी से पढ़वाना तो ज़रूरी है। तो उस तरीके से उस टीस को शायद वो मेरे ऊपर उतार पाई, इसीलिए मैं एक्सीडेंटल पढ़ाई कर पाया। लेकिन मेरे साथ के जो लोग पढ़ने वाले थे उन लोगों ने पढ़ाई नहीं की। इस बात का मुझे दुख है, क्योंकि दुख इसीलिए क्योंकि उनके पापा हमारे पापा से बहुत बेहतर पोजीशन पे थे, और उनकी स्थिति देख के आज बहुत दुखी हो जाता है मन। क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमारे साथ ही बड़े हुए, हमने उसके साथ खेला, बहुत कुछ किया, नहर में भी खूब नहाया उनके साथ, लेकिन वो नहीं पढ़ पाए। और आज उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि उनके पापा रिटायर होके आ गए और आर्थिक कोई सोर्स नहीं है उनके पास इनकम का, तो उनके बच्चे भी हो गए हैं, तो उनकी स्थिति और नाजुक होते गई हैं। तो अभी जो पढ़ने को लेके है, पढ़ने को लेके उस तरीके से ये कहिएगा कि पढ़ने को लेके लोगों में रुझान बढ़ा है नहीं, लेकिन उसके लिए तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट भी तो एक हद तक जिम्मेदार है कि उन्होंने स्कूल नहीं खोले, वहां तक उनकी रीच नहीं हो पा रही है, वो कुछ फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, वो तो देखिए गवर्नमेंट, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं कुरैशी साहब, SY कुरैशी साहब, उनसे मैंने बात की थी। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेवात के इलाके में लोग पहले कहते थे कि ये जो बच्चे हैं, जो मुस्लिम बच्चे हैं, स्कूल नहीं आते हैं, लेकिन जब उस जमाने में DM थे, जब वो वहां गए और उन्होंने जब स्कूल दे दी वहां पे उन लोगों के लिए, तो सारे लोग आने लगे। तो उन्होंने कहा कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन खोलता नहीं और एक हंगामा कर देता कि अरे अरे ये वंचित समाज के लोग पढ़ना नहीं चाहते। हाँ, ये स्ट्रेटजी सरकार की शुरू से रही है जी। मैं सरकार की स्ट्रेटजी शुरू से रही है, और अभी के जो लोग हैं पढ़ने को लेके, हाँ एक चीज बहुत अच्छा परिवर्तन मैं देखता हूँ, वो परिवर्तन ये देखता हूँ कि लोगों ने लड़कियों को पढ़ाने, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने के लिए इसीलिए जोर दिया आदिवासी लोगों ने कि उनको दहेज न देना पड़े ज्यादा। अच्छा, तो मतलब जो लड़कियां ज्यादा पढ़ी होती हैं, थोड़ा जो दहेज डौरी है उसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। हाँ, कम हो जाते हैं। अगर कुछ काम कर पाई तो तब उनके लिए लड़का मिलना आसान है। सॉरी, लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर लड़की काम कर रही है, ये आदिवासियों में भी वहाँ पे आ चुका है कि जो लड़की काम कर रही है, वर्किंग है, उनके लिए लड़का जो खुद 10th पास है लेकिन एक वर्किंग वूमेन से शादी नहीं कर सकता है, उसका ये सबसे बड़ा डिमेरिट है। लेकिन लड़कियां अब पढ़ने के लिए, पहले नहीं, हमारे साथ 3 या 4 पढ़ती थी, लेकिन उनको 7th 8th तक, उनको 10th भी नहीं पास करने दिया गया, उससे पहले उनकी शादी कर दी गई। तो आप ये कह रहे हैं, जहां तक आपकी बात है, मैं ये अगर उसको समराइज करूं तो आप ये कह रहे हैं कि आप जिस समाज से पैदा हुए, जिस समाज में आप पैदा हुए, और आप चूंकि अपर कास्ट से नहीं आते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं स्कूल में लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे, और जो अब आप महसूस करें, उस जमाने में आप बच्चे थे तो उतनी बातें नहीं समझ पाते थे, और ये सिलसिला चलता रहा। और दूसरी बात आपने कही कि सरकार भी ध्यान नहीं देती है शिक्षा को लेकर। नहीं, शिक्षा को लेकर नहीं ध्यान देती। और अभी और तीसरी बात जो आपने कही कि अभी भी आपके समाज के अंदर में जितना बदलाव होना चाहिए उतना बदलाव नहीं दिखा है। हाँ, एक जो मुस्बत बात है, जो सकारात्मक चीज है, वो ये है कि महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में तालीम को लेकर थोड़ी बहुत उनके अंदर में थोड़ा सा अवेयरनेस आया हुआ है। हाँ, अवेयरनेस आया है। नहीं, उसको अवेयरनेस नहीं मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा चल रहा है। जो हिडन एजेंडा ये है कि हमको दहेज कम देना पड़े। अच्छा, ठीक है। चलिए, अब एक सवाल मैं आपसे ये ले रहा हूँ कि अरुण ओरांव जी, आप देखिए कि पूर्णिया के कितने एक छोटे से स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की, और उसके बाद वो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
और JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो कि पत्रकारिता का बड़ा एक सेंटर माना जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में आता है, ये भी दिल्ली में है। तो ये 3 जगह पे आपने पढ़ाई की जहाँ पे बहुत लोगों का ख्वाब है, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो क्या यहाँ पर भी जिस तरह का भेदभाव अपने स्कूल में, अपने गांव में आपने देखा, तो क्या बड़े तालीमी इदारा में जाने के बाद भेदभाव कम हो जाते हैं या भेदभाव वैसे ही रहते हैं, या उसकी शक्ल या फॉर्म बदल जाती है? नहीं, मैं आपको थोड़ा सा और पीछे लेके चलूँगा। जब मैंने 10th पास की, 10th वो बहुत अजीब दौर था हमारे लिए। अजीब दौर इसीलिए क्योंकि हम गांव से 3 लोग पढ़ते थे और ट्रेन से जाया करते थे। तो ट्रेन से जाया करते थे और ट्रेन बहुत अल्टरनेट टाइम पे थी, मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं था कि आप स्कूल जाएंगे तो ये कर पाएंगे, ऐसा नहीं था। तो वहाँ भी हम अगर लेट हो गए तो वहाँ बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीटमेंट होता था। उसके लिए इंट्रेंस देना पड़ता था, और इंट्रेंस में सबसे बड़ी बात ये होती थी कि इंट्रेंस आप पास करेंगे तभी उस स्कूल में एडमिशन होगा आपका। लेकिन उस स्कूल में भी जो हम लोगों को स्पेशली, जो हम 3 लोग थे, उनको फुटबॉल खेलने में ज़्यादा ध्यान दिलवाया जाता था। क्योंकि उससे पहले जो हमारे सीनियर हुआ करते थे, वो उन लोगों ने फुटबॉल में जीत के डिस्ट्रिक्ट लेवल से, आदिवासी बच्चों ने फुटबॉल मैच जीतने के बाद जो पैसा वहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिला, उससे आदिवासियों के लिए हॉस्टल बनाया गया वहाँ पे उस स्कूल में, जो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ, तो वहाँ हुआ क्या कि जो हॉस्टल आदिवासियों के लिए बना था, उस हॉस्टल में सब अपर कास्ट के बच्चे रहते थे, और आदिवासियों को हॉस्टल नहीं है बोल के हॉस्टल ही नहीं दिया जाता था वहाँ। तो मतलब जिनके लिए वो हॉस्टल बना वही हॉस्टल से बाहर है, मतलब जिनका पहला हक है उसको। हाँ, पहला हक। उस हॉस्टल में आप यकीन नहीं करेंगे, टीचर जो इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो जी, और जिनका परिवार नहीं है जी, और अगर एक बाप है और उसका मतलब उसके पापा उस स्कूल में अभी ट्रांसफ़र होके आए हैं, तो उसके बाप के साथ उसका बच्चा और बाप एक रूम में रह रहा है। मतलब उस हॉस्टल में आदिवासी 10 कमरे थे, लेकिन 10 कमरे में 5 कमरा टीचरों के लिए बुक होता था, कि वो आदिवासी हॉस्टल, टीचर लोग उसमें रहते थे, और 5 कमरा जो रहता था वो फॉरवर्ड कम्युनिटी के जो भी बच्चे होते थे उनके लिए रखा जाता था। जबकि फॉरवर्ड कम्युनिटी के लिए अलग से उन लोगों ने हॉस्टल बनाया था, लेकिन आदिवासी कम्युनिटी के बच्चे को उस हॉस्टल में नहीं रहने देते थे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू रहा? हाँ, डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि हॉस्टल के लिए 1-2 बार अप्लाई भी किया, लेकिन वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो ठीक है। तो ये BHU, JNU और IMC के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ पे आने के बाद क्या डिस्क्रिमिनेशन कुछ कम हुआ या खत्म हुआ, या वैसे ही? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन मुझे ये BHU से शुरू करते हैं। नहीं, उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन समझ में मुझे तब आने लगा जब मैं रांची गया जी। मैंने रांची से +2 किया, रांची संत पॉल कॉलेज से, क्योंकि वहाँ का माहौल, जब मैंने 10th में हल उल चलाता था, सुबह जाके हल चलाओ, फिर अगर मतलब 9 बजे की स्कूल है तो यहाँ से 5 बजे जाके थोड़ा सा जितना भी ज़मीन जोत के आ सकते हैं आइए, फिर स्कूल जाइए। तो उसके बावजूद मैंने अच्छे डिवीज़न से 10th पास किया। तो मेरी मम्मी का जिद ये हुआ कि अब इसको यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, इसको बाहर भेजते हैं। तो कहाँ भेजें, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ भेजना है, किस जगह पे पढ़ना है। तो एक हमारे गांव के ही अंकल हुआ करते थे, मतलब हैं अभी, बोला वो वहाँ पे रहता है तो इसको भी वहीं भेज दो। बिना कोई प्लान का मुझे भेज दिया गया रांची, चले गए। तो मैं एक मिशनरी उस समय स्कूल था +2 के लिए, तो उसमें मेरा उन्होंने एडमिशन करवा दिया। तो वहाँ जाके मुझे समझ में आया कि भेदभाव होता किस तरीके। कैसे समझ में आया वो वहाँ पे? क्योंकि जो सिस्टर और ब्रदर लोग वहाँ, फादर लोग पढ़ाते थे ना, वो लोग जो मुझे बचपन से मतलब 10th तक तो यही सिखाया था कि भैया तुम पीछे बैठोगे जी। तो वहाँ जो सिस्टर थी
और जो फादर पढ़ाते थे मतलब उस कॉलेज में वो हमको पीछे नहीं बैठने देते थे जी। चलो आगे उठ के। तो आप ये कह रहे हैं कि जब सिस्टर एंड फादर जिस स्कूल में थे और वहां पे वो जब आपके साथ भेदभाव उन्होंने नहीं किया, आपके साथ एक समान बच्चे की तरह आपके साथ बिहेव किया, तो तब आपको लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है। हालांकि वो यही होना चाहिए था। जो पहले जो हो रहा था वही अजीब था। जहाँ पे आप पहले भी आ जाए हैं स्कूल में तो आपको कहा जाए कि नहीं तुम पीछे बैठो, तो वहां पे आपको लगा कि कुछ न या तो ये गड़बड़ है नहीं तो पहले वाली चीज गड़बड़ है। ये वहां पे जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा ये लोग पीछे क्यों नहीं बैठने देते। मैं इस बात लग रहा था कि आपका हक है पीछे बैठना। हाँ, पीछे बैठना मेरा हक है लेकिन मुझे बाद में लग रहा है ये पीछे क्यों नहीं बैठने देती। क्योंकि एक सिस्टर, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन और एक जो प्रीस्ट थे उनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ। उनका बहुत अच्छा योगदान था क्योंकि ये +2 की बात है। वो कभी पीछे बैठने, मैं छिप के बैठता था पीछे कि कोई देखे ही नहीं। तो वो वहाँ पे मैं पहली बार जाना कि क्लास में नाम लेके पुकारा जाता है, क्योंकि वो कभी उराव नहीं बोले। अच्छा, उराव नहीं बोले। अरुण इधर आओ, यहाँ बैठो, हाँ लिखते क्या हो वो दिखाओ, मतलब आप लिख क्या रहे हैं वो भी दिखाते चलिए उनको। हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ जाके मुझे समझ में आया कि अच्छा मतलब आगे बैठना और टीचर एक सिर्फ ऐसा नहीं था कि मुझे ही। तो मतलब जो क्रिश्चियन मिशनरी के मतलब द्वारा जो मतलब जो चलाई जाने वाली जो संस्था थी वहां पे गए, और जहां और दूसरे जो सरकारी स्कूल है जहां पे ज्यादातर टीचर जो हैं अपर कास्ट लोगों से आते हैं, तो आपको दिख गया कि कहाँ पे असमानता है और कहाँ पे समानता है। हाँ, वहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि नहीं मेरा हक भी आगे बैठने का। अच्छा, और उस दिन आपको रियलाइज हुआ कि अभी तक आपके साथ धोखा किया जा रहा था। हाँ, तो अन्याय किया जा रहा था। अन्याय क्या, मुझे पहली बात तो मैं 3 महीने तक समझ ही नहीं पा रहा था कि वो बोल क्या रहे हैं क्लास में। ये रांची की बात मैं बता रहा हूँ। वो जब हिंदी में बोलते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था कि वो बोल क्या रहे हैं। इसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि क्योंकि स्कूल में सबसे पीछे बैठना है, तो टीचर क्या बोले वो 5 बेंच से अधिक लाउडली तो माइक का होता नहीं है, और क्लासरूम बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो वो बोर्ड में जो लिखते हैं वही समझ, ब्लैक बोर्ड में जो लिख दिया वही समझ में आ रहा है हमको। हाँ, अब क्या लिख दिया दिख गया तो हमने कॉपी में नोट मतलब कर लिया। आप ये कह रहे हैं कि पीछे बैठने की वजह से टीचर क्या कर रहे हैं उनकी आवाज आती नहीं थी। हाँ। तो आप क्या टीचर कह रहे हैं वो सुनना भी आप भूल गए थे। हाँ, हम नहीं जानते। अब आपको बहुत वक्त लगा किसी टीचर की बातों को सुनने में। हाँ, सुनने और लिखने में मुझे कम से कम 3 से 4 महीने लगे कि टीचर अच्छा हिंदी में बोल रहा है, मतलब ये हिंदी में बात बोल रहे हैं। 3 महीने के बाद मुझे समझ, मैं नोट तक नहीं कर पाता था, मतलब मैं इस स्थिति में था कि मैं उनकी बात ही नहीं समझ पाता था। ये सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, तो वहां से जब आप BHU आए हैं, BHU पढ़ने के लिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए, आप वहां से BA पॉलिटिकल साइंस किया? हाँ, BA पॉलिटिकल साइंस करने के लिए जब वहां पे आए तो वहां पे क्या हुआ? फिर पीछे चले गए या आगे आए आप? नहीं, वहां पे पहली बात तो BHU में जब मतलब BHU का तो एंट्रेंस होता है, आप जानते हैं। BHU का एंट्रेंस देने के बाद जब देखा कि मेरा इंडेक्स है, मतलब एडमिशन हो जाएगा, नंबर जो है वो ना एडमिशन हो जाएगा, तो वहाँ जब एडमिशन हो जाएगा बोल के हम बनारस आए रांची से। तो रांची से जब बनारस आए तो वहाँ एडमिशन तो हो गया, लेकिन बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और कोई क्लास यहाँ हो रहा है, वहाँ भी कन्फ्यूजन, क्योंकि सब दिन एक रूम में बैठ के क्लास करना, और BA आने के बाद पता चला एक आपको ग्राउंड फ्लोर में है, एक तीसरे बिल्डिंग में है, एक 3rd फ्लोर पे क्लास चल रहा है इतने टाइम पे। तो 2 महीना तो क्लास ही नहीं किया। अच्छा, 2 महीना क्लास नहीं किया। अच्छा, क्लास नहीं किया। और जो कल्चरल, जो लैंग्वेज का बैरियर है ना, लैंग्वेज का बैरियर मतलब बहुत ही संस्कृताइज हिंदी बोली जाती है। नहीं, हाँ, हिंदी तो छोड़ दीजिए, कुछ प्रोफेसर को तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर ये होती थी कि क्लास में आके इंग्लिश बोल रहे हैं। अच्छा। और इधर जो बैठे हुए हैं स्टूडेंट, वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। अच्छा। तो ये लैंग्वेज जो एक लेक्चर देने की जो प्रक्रिया होती है, और
जो सिस्टम होता है उसको समझने में मुझे 6 महीने लगे। अच्छा। हाँ, और मुझे BHU में सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेशन वो मुझे काउंटर पे ही धक्का मुक्की से स्टार्ट हुआ। मतलब जब एडमिशन के लिए आप जाएंगे, क्या क्यों किया उन्होंने ऐसा ही? BHU में पहले जैसे बताते हैं, पहले तो वो वहाँ पे हथियार रख के ये गढ़ हुआ करता था, मतलब स्टूडेंट पॉलिटिक्स जिस समय हुआ करती थी उस समय, तो वो आज भी एक सामंती मानसिकता वहाँ कायम है। वहाँ आज भी उसी इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप में आप न्यूज़पेपर में देखते भी होंगे, वो दिखता है। तो ऐसा होता है कि फीस जमा करने के लिए आपको एक काउंटर है वहाँ पे, आपको वहीं जाके फीस जमा करना है। मतलब आप यहाँ से अपना काम करवाइए और इसके बाद जाके फीस जमा कीजिए। तो एक दिखने में जिस तरीके से मैं था, तो फेस से ही पता चल रहा था कि ये कहीं से गांव से आया हुआ है। तो हटो, चलो पीछे आओ। तो इस तरीके से मतलब पहला डिस्क्रिमिनेशन मैंने एडमिशन के समय ही। अच्छा, ओके। तो हाँ। आप अगर 2-3 साल रहे तो वहाँ पे और कुछ आपको कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अलावा में? एक तो कहा कि आपने एंट्री करते ही धक्का मुक्की के लोगों ने कर दिया, और दूसरा ये हुआ कि टीचर को कोई परवाह ही नहीं है क्या कोई पढ़ रहा है। हाँ, क्या कोई और इंग्लिश में कोई भाषण दे रहा है और बच्चों लोगों को हिंदी नहीं आया, हिंदी में ही समझते हैं। हाँ। ये भी है कि मतलब लैंग्वेज बैरियर भी। और कुछ याद करना। और जैसे हॉस्टल, जो BHU में हॉस्टल है, तो हॉस्टल का क्रम भी बहुत ही अच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब हॉस्टल के अंदर में भी कि मतलब कास्ट बहुत दिखता है वहाँ पे। हाँ, रूम अलॉटमेंट को लेके बहुत ही स्ट्रेटजी चलती है वहाँ। अच्छा, वहाँ पे स्ट्रेटजी चलती है, लेकिन वो दिखता नहीं है। अच्छा, क्या स्ट्रेटजी चलती है वहाँ पे कि मतलब अपर कास्ट लोगों को अपर कास्ट के साथ रूम दिया जाएगा? हाँ, ये फिक्स है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं अपर कास्ट हूँ और आप मेरे रूम में आना चाहते हैं तो क्या होगा उसमें? वो तो पहले आपको पूरा प्रोफाइल मेरा बता देगा। हाँ। एक हमारे साथ के झाजी पढ़ते थे, वो सहरसा से ही थे। वो जब भी मेरे कमरे पे आया करते थे, मतलब मेरे कमरे में, क्योंकि मैं नोट्स बनाता था। ये मुझे रांची से सिखाया गया। झाजी को नोट्स के लिए आपसे दोस्ती थी? नोट्स के लिए हमसे दोस्ती थी। और वो नोट्स लेने के लिए जब भी आया करते थे, तो मेरा बिस्तर जो है, जो गद्दा वहाँ पे बेड पे, उसको ऐसे वो पलट देते थे। हाँ, इसके बाद बैठते थे। अगर बैठने के लिए मैं बोलूँ, पहली बात तो वो बैठते नहीं। मतलब नोट से कोई छुआछूत नहीं है, लेकिन गद्दे से छुआछूत। हाँ, गद्दे से छुआछूत। वो बैठते नहीं थे। अगर बैठने के लिए मैंने बोला कि अरे बैठ जाइए, तो वो गद्दा को उठाएगा फिर बैठेगा, उस तख्त पे बैठेगा। अच्छा, लेकिन गद्दे पे नहीं बैठेगा। जो दलित और आदिवासी समाज के जो बच्चे लोग होते थे BHU में, तो क्या वो उनको ऐसा सिस्टम मतलब बना हुआ होता था कि वो आपस में रूम शेयर करेंगे, उनको अपर कास्ट के साथ शेयर करने के लिए फैसिलिटेट नहीं किया जाता था? नहीं, फैसिलिटेट करने मतलब कितने लोग होंगे जो अपर कास्ट और मतलब दलित या आदिवासी लोग मिक्स रहते होंगे, कि कितने % होंगे? रेयर है। मतलब अगर मान लीजिए 100 आदिवासी बच्चे हैं, हाँ, तो 5 ही या 10 होंगे कि अपर कास्ट के साथ रूम शेयर कर रहे होंगे, नहीं तो 90 और 95 लोग आदिवासी है तो आदिवासी के साथ या दलित के साथ रह रहा है। हाँ, वो क्योंकि आदिवासी बच्चे भी अपना कंफर्ट जोन खोजते हैं। हाँ, कास्ट को लेके। हाँ, ऐसा मतलब हम सीधे ऐसे नहीं कह सकते कि मतलब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ये है। आदिवासी बच्चे भी चाहेंगे कि हम आदिवासी के साथ ही रहें। उनको लगता होगा कि अगर मान लीजिए कोई गद्दा हटा के बैठेगा तो उनको लगता है ना सेफ है, कि मतलब हाँ, अलग ही रहो। हाँ, जैसे खाने के लिए जाइएगा ना, तो अब शायद होता है कि नहीं, लेकिन खाने के लिए जाइएगा तो हालांकि दिक्कत ये है, और अच्छी बात ये है अम्बेडकर बाबा साहब का, कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया इस देश का कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत मतलब ये है, अपराध है अनटचेबिलिटी। आप बोलेंगे नहीं, लेकिन एक्टिविटी से करने की कोशिश तो करता था। बगल में बैठ के नहीं खाएगा वो। अच्छा, लेकिन मजबूरी ये थी कि प्लेट वही है। अच्छा। हमारे खाने के बाद आपको सर्व होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं। प्लेट पे तो नाम लिखा नहीं है, तो प्लेट आपको सर्व होना ही है, वही प्लेट। तो लेकिन एक चीज बताइए, तो कैसे पहचान लेगा कि मतलब आपके साथ नहीं खाना है? किसी के माथे पे तो जाति और उसका कास्ट लिखा नहीं है। कैसे नहीं लिखा है? आप जब जाते हैं मतलब यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में, तो हॉस्टल लिस्ट जो चिपकाया जाता है, जो वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड होता है, उसमें अभय
कुमार लिखा है, तो मतलब उसके आगे लिख दिया जनरल। ठीक है। अरुण कुमार उरांव ST, हाँ, जो भी रेशम XYZ, फलना फलना फलना। तो मतलब आपको मार्क कर लिया गया। हाँ, और उसको आपको जान लिया गया, और कोई अपर कास्ट है तो सोचेगा भैया दूरी खा लो तो ज्यादा बेहतर। हाँ, वो क्योंकि उसमें ये होता है कि क्लास में तो है ना आप, क्लास में है तो क्लास टीचर का भी टोन उसी तरीके से आएगा। अरे साला जंगलिया लोग क्या जानता है, ऐसे टाइप का भी टोन आता है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप उस ओपननेस से उस तरीके से बातों को नहीं कहेंगे, लेकिन एक जो हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो बातें रखने का जो तरीका होता है, उस तरीके से बातों को वहाँ पे वो लोग रखेंगे। और स्टूडेंट भी जो समझ गया, नहीं समझ गए तो ठीक है, सब धान 22 पसेरी वाला कंडीशन है। चलिए, तो BHU की तो कुछ बातें हमने ले ली। उसके बाद IMC में तो हॉस्टल नहीं था, तो वहां पे तो आप रहे नहीं। तो टीचिंग के दौरान वहां से जब IMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में आए, तो वहां पे कुछ ऐसा था कुछ आपको मतलब महसूस हुआ? देखिए, जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में रहने के लिए, दिल्ली में रहने के लिए कोई ऐसा जगह नहीं था। तो हमारे जो भी रिलेटिव्स रहते थे दिल्ली में, वो लोग झुग्गी में रहते थे। तो मैं 6 महीना झुग्गी से क्लास करने के लिए आया जाया करता था। कहाँ से आते थे आप? ये लक्ष्मी नगर में झुग्गी। ठीक है, जी जी। उस झुग्गी से, लक्ष्मी नगर मतलब कि जमुना पार? हाँ, जमुना पार से मैं आता था झुग्गी से क्लास करने के लिए। और सबसे IMC में डिस्क्रिमिनेशन को लेके क्लासरूम में नहीं दिखा। क्लासरूम में क्योंकि हमारे साथ के जो 25 बच्चे आते हैं IMC में उस समय जो आते थे, वो उस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा, लेकिन प्लेसमेंट में दिखा होगा। प्लेसमेंट में पूरा दिखा। उससे पहले और एक डिस्क्रिमिनेशन दिखा, जो कि मार्किंग में। हाँ, मार्किंग में तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, ये शुरू से है। मतलब इस बात को हम लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब ये तो इस तरह के इल्जाम लोग जेएनयू तक भी लगाते हैं। हाँ, तो IMC में मेरे फेलोशिप को लेके दिखा था। एक राजपूत को जो फेलोशिप आदिवासी बच्चों को मिलना चाहिए, वो फेलोशिप एक राजपूत लड़के को दे दी जाती है। और इंटरव्यू बोर्ड में जो आदमी बैठा है, उनको दलितों का सबसे बड़ा पैरोकार माना जाता था। माना जाता है, अभी भी माना जाता है। हाँ, और जो उस समय उस इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे, ठीक है, नाम उचित नहीं होगा, लेकिन आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि उनको दलितों का सबसे बड़ा पैरोकार आज भी मानते हैं लोग, लेकिन वो इंटरव्यू बोर्ड में थे। और उन्होंने क्यों असर्ट नहीं किया ये मैं नहीं जानता हूँ, और उन्होंने एक राजपूत लड़के को वो फेलोशिप दी। क्योंकि तो मतलब आपके जमाने में फैकल्टी मेंबर थे वहाँ पे? हाँ, वो हमारे जमाने में फैकल्टी मेंबर थे वहाँ पे। ये पहला मतलब आपको इस बात का दुख हुआ कि एक फैकल्टी मेंबर है जिसकी इमेज है कि ये प्रो दलित और प्रो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, और उनकी मौजूदगी में आपके साथ अन्याय हो गया, और जो फेलोशिप आपको मिलना चाहिए था वो किसी ऐसे आदमी को मिल गया, वो शायद एफर्ट कर सकता था फीस देने के लिए, और आपके पास घर भी नहीं था, आपको झुग्गी से आना पड़ता था क्लास करने, और वो भी लक्ष्मी नगर से यहाँ पे आने का मतलब 25-30 किलोमीटर हो गए। जी जी। तो मतलब 2 से 2.5 घंटा 3 घंटा तो जाने में और 3 घंटा आने में। जी। तो उसके बाद जब प्लेसमेंट का दौर शुरू हुआ, तो प्लेसमेंट के दौर में जो क्लास टीचर IMC के क्लास टीचर थे उस समय, और अभी भी हैं IMC में, तो उन्होंने बस ये कहा कि तुम बेहतर होगा सरकारी नौकरी की तरफ मूव करो। वहाँ का टीचर आपको साल भर पढ़ाता है, आपसे एक मोटी रकम भी लेता है फीस के तौर पे, और साल भर के बाद कहता है कि अब ये पत्रकारिता मत करो, कोई और काम कर लो। तो क्या पत्रकारिता सिर्फ अपर कास्ट ही करेंगे? हाँ, हम क्योंकि या उनके जो बहुत ही क्लोज के जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं को पत्रकारिता में जगह मिलेगी? ऐसा जब पहला प्लेसमेंट आया उस समय, पहला प्लेसमेंट आया तो उसमें से जितने स्टूडेंट, मतलब क्योंकि जब प्लेसमेंट से पहले सब लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे प्लेसमेंट आने का समय आता गया, स्टूडेंट की कैटेगरी और कास्ट
उसको। तो मतलब फिर एक बार फिर जो गांव में चौकी पे किसी को बैठाया जा रहा है, किसी को नीचे बैठाया जा रहा है, किसी को आगे बैठाया जा रहा है, किसी को पीछे बैठाया जा रहा है, तो वो चीज यहाँ भी कंटिन्यू रही कि शुरू में बहुत अच्छा टीचर, बहुत अच्छा स्टूडेंट, लेकिन जब नौकरी लेने की बात आई, जब सेटलमेंट की बात आई, तो उसमें भी फेवरेटिज्म और ये सब दिखने लगा कि आपके लिए गाँव चले जाइए और जो उनके फेवरेट है वो उनके लिए नौकरी है। तो क्योंकि शुरुआत में जो प्लेसमेंट हुआ, उस प्लेसमेंट में इंस्ट्रक्शन के साथ मतलब निर्देश मिला था कि ये लोग इस बार के प्लेसमेंट में बैठेंगे, ठीक है, ताकि संस्थान का इमेज अच्छा हो। हाँ, तो उसमें से मैक्सिमम 10-15 लोगों को उन्होंने सिलेक्शन करवा दिया। उसके बाद मुझे तो कहा गया कि तुम सरकारी नौकरी की तरफ थोड़ा ध्यान दो, और ये क्रम जारी था उस समय कि क्लास ख़त्म नहीं हुई थी, प्लेसमेंट हो रहा था। क्लास ऐसा नहीं था कि क्लास ख़त्म हो गई आप प्लेसमेंट हो रहा है, क्लास बचा हुआ था, और उन 15 लोगों को नौकरी के लिए जाना, मतलब वो क्लास भी फर्स्ट हाफ में करेंगे, सेकेंड हाफ में नौकरी के लिए जाएंगे, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं थी, जबकि ऐसा नहीं होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। लेकिन उस समय कुछ कारणों से या जो भी रहा हो, उन कारणों से उनको ये रियायतें दी गई थी। दूसरा प्लेसमेंट न्यूज़ चैनल का आता है। इसके बाद फिर न्यूज़पेपर का और न्यूज़ चैनल का आता है। तो मैं 2 में मुझे याद है कि मैं 2 में बैठा था वो प्लेसमेंट के लिए, और दोनों के रिटेन में तो सिलेक्ट हो गया था। लेकिन जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में और जो ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इंटरव्यू के बाद जो फाइनल रिजल्ट था उसको वो लोग मतलब अपने पास रख लिए थे और बाद में बताएंगे बोले थे। तो उसमें उस समय जाके मुझे समझ में आया कि बाद में क्यों बताएंगे। हाँ, जब बाद में बताएंगे तो बाद में बताने का क्रम ये रहा कि जो 16 सिलेक्शन के बाद 12 या 15 उसमें सिलेक्शन के बाद जो लोग बच गए थे, उन लोगों में से भी पर्टिकुलर लोग ही मतलब सेलेक्ट हुए। उसके बाद जो फिर न्यूज़पेपर और ये था, उसमें भी इंटरव्यू दिया। तो एक्चुअल में जो एचआर में है ना, जो मीडिया है हमारी, उसके एचआर के जो लोग इंटरव्यू करने आते हैं, वो आपके जाति, आपका परिवार, आपके पढ़ाई लिखाई, वो सारी चीज़ों को पहले तो इंटरव्यू के थ्रू पूछ लेते हैं। इसके बाद क्लास टीचर से परमिशन लेते हैं कि इसको नौकरी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे। एक जगह मुझे वहाँ जब मैं इंटर्नशिप के लिए गया इंडिया टुडे में, हाँ, वहाँ तब मुझे पता चला कि यार तुम नौकरी मांगने, वहाँ का एचआर कह रहा है हमसे और एडिटर, तुम कह रहे हो कि हमको रख लीजिए, लेकिन तुम्हारा टीचर तो कहता है कि अरे उससे क्या होगा, उसको रख के क्या करोगे किसी और। हमारे जगह पे हमको उन लोगों ने 3 से 4 महीने जो इंटर्नशिप करवाते हैं बिना पैसे के करवाया, रखने के नाम पे। पहले तो बोला कि 1 महीना इंटर्नशिप करो फिर हम लोग रख लेंगे। तो वो बाद में ये बता रहे हैं कि तुम्हारे जिस टीचर ने तुमको मास कॉम पढ़ाया है वही कह रहे हैं कि तुम इसको रखोगे, ये कोई काम के लायक नहीं है, इसको मत रखो। अच्छा, तो ये मुझे 4 महीने बाद मुझे पता ये बात याद रखने की जरूरत है कि इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट जो है, जो कि 1951 में इस्टेब्लिश हुआ, उस उतने बड़े इदारे का जो हिंदी का जो पर्चा है उसको अरुण जी एडिट करते हैं। और जब अरुण जी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जब किसी संस्था में जाते हैं, इंटर्नशिप करते हैं इस उम्मीद के साथ कि इनको नौकरी लग जाएगी, तो वहाँ पे जो इनका जो टीचर है वही टीचर कह रहा है, उस कंपनी के जो एचआर हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स के लोग हैं, उनको ये कह रहा है कि ये लड़का आगे नहीं जा सकता, इसके अंदर में सलाहियत नहीं है। तो अभी शिक्षक दिवस आने वाला है,
और शिक्षक दिवस में पूरे देश में महिमा मंडल टीचरों का किया जाएगा। लेकिन जो दलित और बहुजन और जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं उनको पता है कि टीचर भी एक समाज में, एक कास्ट में पैदा होता है, वो भी डिस्क्रिमिनेट करता है। अच्छा, अब एक चीज बताइए, जेएनयू में जब आप आए हैं तो उससे जुड़ी हुई कुछ यादें आप बताना चाहते हैं कि जेएनयू में भी क्या हुआ? नहीं, क्योंकि उसके बाद हमने 1-2 साल पढ़ाई ख़त्म हो गई आईएमसी की, नौकरी नहीं है तो कहाँ रहें, कैसे रहें, किस तरीके से मतलब यहाँ दिल्ली में सरवाइव करें। उसके लिए मैं 1-2 जगह जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं मैं उसके लिए भी गया था। मैं वहाँ भी मजदूरी के लिए, मजदूरी करेंगे जो भी ईटा या जो भी उठाने का काम करेंगे वो करने के लिए मैं करने की बात करने के लिए गया था। लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद मैं नहीं कर पाया उस काम को, तो फिर मैंने घर में बताया कि मेरे से नहीं हो पाएगा मजदूरी करने का काम, तो वो नहीं हो पाएगा तो फिर एक लंबे समय तक अकेले कैसे सरवाइव करें। तो एक हमारे मित्र हैं जो फॉरवर्ड कास्ट से ही आते हैं, उन्होंने मुझे यही मुनीरका में बोला कि चलो तुमको साथ में रखते हैं। लेकिन वो नौकरी में जाते थे और मैं खाना पीना बनाता था और साथ में, लेकिन उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि मतलब एक फॉरवर्ड कास्ट से आने के बावजूद वो कभी इस चीज़ को लेके मतलब वो इतना इमोशनल थे चीज़ों को लेके कि वो अगर मैं कोई चीज़ नहीं मतलब नहीं है और नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे पैसे नहीं हैं, तो वो उस चीज़ को समझते थे। तो उन्होंने कम से कम 6 महीने 1 साल तक काफ़ी हेल्प किया मुझे वो। और फिर आईएमसी फिर आप जेएनयू कैसे पहुँचे? जी, तो मैं फिर उसके बाद हमने पूरा मतलब उन्होंने एक सलाह दिया कि देखो ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, तो नौकरी के लिए हमने बेसिल के थ्रू जो मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है उसमें अप्लाई किया। तो मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर में पहली मेरी नौकरी लगी। मतलब नौकरी क्या कहे, मतलब एक सरकारी संस्थान में जाके आईएमसी का पढ़ा हुआ आदमी उस संस्थान में जाके मॉनिटरिंग का काम कर रहा है, टीवी जो रेगुलेशन का काम, वहाँ पे मैं पहली जॉब पाया वहाँ पे जाके। उससे पहले जनसत्ता में दुनिया मेरे आगे में लिखते थे तो उससे कुछ 1-2 पैसे आ जाते थे, जहाँ हालांकि लिखने का कॉन्फिडेंस देने के लिए जो मतलब लिखने को लेके प्रोत्साहित करना, ये काम अनिल चमड़िया ने किया। मतलब मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लिखने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया। और वो 1-2 बार छपा तो मुझे लगा कि अच्छा मेरा नाम भी छाप सकता है न्यूज़पेपर। तो मुझे उसके बाद से लिखने को लेके काफ़ी सारी चीज़ें समझने और करने को लेके फिर बढ़ना स्टार्ट किया। फिर वहाँ नौकरी किया, नौकरी 3 साल किया, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन अब मैं स्पष्ट समझने लगा था कि डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। मैं जेएनयू आने से पहले जो जहाँ पे मैं नौकरी करता था उनको ये पता चल गया कि मैं जेएनयू का फॉर्म डाला हूँ। इसी दौरान मैंने अपना जो 1 साल की पढ़ाई थी, जो आईएमसी तो 1 साल की डिग्री देता है, 1 साल की पढ़ाई मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से ही पूरी की। देन जब वो पढ़ाई ख़त्म हुई तो मैं सोचा कि जेएनयू में अप्लाई करके देखता हूँ। तो जेएनयू में अप्लाई किया तो जहाँ मैं काम करता था वहाँ भी कास्ट के हिसाब से ड्यूटी लगती है। सरकारी संस्थानों में भी कास्ट के हिसाब से ड्यूटी लगती है। वो ड्यूटी ऐसे होती थी कि मुझे पता चल रहा है 6 महीने तक नाइट शिफ्ट ही दिया हुआ है। और नाइट शिफ्ट में ये होता है कि आप रात भर जगिए और सुबह आप इस स्थिति में नहीं होंगे जाके कि खाना बनाएंगे खाएंगे। तो ये मैं 2-3 साल के बाद अपने शरीर में भी देखने लगा था कि बार बार बीमार पड़ना या तबीयत तुरंत ख़राब हो रहा है, इस तरीके का चीज़ें चलने लगी थी। तो मैं फिर जेएनयू का फॉर्म डाला। जेएनयू का फॉर्म डाला तो वहाँ कुछ लोग थे जो गुप्तचर हमारे आसपास ही बैठे रहते थे और बहुत मीठी मीठी तरीके से बात करते थे। वो जाके बता दिया कि ये जेएनयू का फॉर्म डाला है तो इसको ऐसे शिफ्ट में डालो, ना दिन रहे ना रात रहे,
मतलब ये कुछ जैसे मतलब उनको लगा कि जेएनयू पढ़ेगा तो हमारे यहाँ मजदूरी नहीं कर पाएगा इस तरह की, तो इसको ऐसे शिफ्ट में डालो कि ये कुछ ना कर पाए और भी मतलब आपको परेशान करना। हाँ, परेशान करना। तो कभी कभी ऐसा होता था कि आप कंटिन्यू ऐसा पहले से नियम है कि जो नाइट शिफ्ट होता है उनको मतलब जो छुट्टी होता है ना, वो छुट्टी 3 दिन के बाद एक छुट्टी देना है और 2 दिन के बाद एक छुट्टी, 2 छुट्टी देना है, लेकिन आपको बीच बीच में छुट्टी देना है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, वो काम है बोल के आपको बुला लेंगे और दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नाइट शिफ्ट जानबूझ के आपको दिया जाता था, जो कि आपके सेहत के लिए बिल्कुल ही नुकसानदेह था, इसीलिए क्योंकि आप वंचित समाज से आते हैं। हाँ, वो टारगेटेड था। वहाँ पे जो भी वंचित समाज से लोग आते थे, रात में वही लोग काम करते थे, ये फिक्स था वहाँ। अच्छा, मेरे भी कुछ दोस्त डीयू में काम करते हैं, तो उनके अंदर में ये देखा गया है कि जो परमानेंट जो टीचर होंगे वो 11 बजे से 12 बजे के बीच में क्लास करेंगे, और जो मान लीजिए गेस्ट हैं या जो वंचित समाज से, उनको एक क्लास मॉर्निंग में होगी, एक क्लास फिर शाम को होगी, तो पूरा दिन रो रहे हैं ये मतलब। हाँ, एक मतलब आप इस तरीके से आपको इंगेज करेगा कि आप कुछ करना भी चाहें ना तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने भी नया तरतीब वहाँ पे निकाला। जेएनयू एक तरह का ये था, एक मुक्ति थी इन सारी चीजों से। नहीं, मुक्ति तो नहीं कह सकते, मुक्ति तो क्योंकि हमने सोसाइटी ऐसी बनाई है। अच्छा, हाँ, कुछ रिलीफ मिला यहाँ पे? हाँ, वो नहीं, कुछ नहीं, काफी हद तक रिलीफ मिला। तो उस नाइट शिफ्ट में वहाँ भी एक बेहतर इंसिडेंट, बेहतर इसीलिए क्योंकि मुझे कास्ट के तरीके को समझना तो तब तक आ चुका था कि लोग किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करते हैं और क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ इनके दिमाग में किस तरीके का फितूर। आप एक दिन 10 मिनट लेट हुए, पता चला उस दिन का सैलरी आपका काट दिया, ये ऐसा होता था वहाँ। हाँ, तो जब मैंने नाइट शिफ्ट लगाई तो उस नाइट शिफ्ट के दौरान ही मैं ये ठान लिया था कि मुझे किसी न किसी तरीके से इस नौकरी को छोड़ना है। तो मैंने उसी दौरान जेएनयू एंट्रेंस की तैयारी करना स्टार्ट। तो जेएनयू आने में अब क्या मतलब इंटरव्यू में और ये सब में आप बहुत सुनने को मिलता है कि वहाँ पे टीचर डिस्क्रिमिनेट करते हैं ये भी? हाँ, मुझे 0 नंबर मिला है इंटरव्यू में। अच्छा, तो एडमिशन हुआ आपका कि नहीं हुआ? एडमिशन हुआ तभी तो मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा, तो 0 नंबर के बाद ही आपका एडमिशन हुआ? हाँ, 0 नंबर मिला है। मैंने उसको रखा है, मैंने बाकायदे उस मतलब। दोस्तों, इस बात को तो आपको रिटर्न में कितना नंबर मिला था? रिटर्न में 54 नंबर था। तो ये जरा सोचिए कि 70 में जब कोई छात्र 54 नंबर रिटर्न में ला सकता है, तो इसका मतलब तकरीबन कितने, मतलब 70% के आसपास हूँ। हाँ, 70%, 60-70% अगर आप रिटर्न में ला सकते हैं, तो इंटरव्यू में कैसे आ सकता है 0? अब क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मतलब पहचान गए कि आप मतलब पहचान गए नहीं, पहला क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा। अच्छा, और मैं इंग्लिश से मतलब मैं इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है। जी जी। अभी तो जेएनयू में रह के काफी हद तक कंफर्टेबल हो गए हैं कि आप पूछिए तो मैं जवाब दे सकता हूं, लेकिन उस समय मैं नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ हिंदी के मुकाबले में अंग्रेजी में उतने कंफर्टेबल। हाँ, एकदम नहीं थे, उतने नहीं, एकदम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने क्या बोला तो मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, वही उन्होंने बस देखा और कुछ चीजें पूछी, जिसका मैंने 3 या 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, जिसका 3 का मैंने जवाब दिया था। हिंदी में ही मैंने बोला था इसका ये जवाब है, इसका कुछ कंट्री की कैपिटल और वहाँ की पॉलिसी के बारे। लेकिन लेफ्ट के बारे में तो सॉरी, जेएनयू के बारे में कहते हैं कि ये लेफ्ट का गढ़ है, यहाँ पे बहुत मतलब सामाजिक न्याय के लोग हैं और ये हैं क्या? नहीं, ये मतलब ये दोहरी बातें हैं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो इंस्टीट्यूशन जो है अभी भी बहुजनों, खास करके दलित, आदिवासियों और दलितों के लिए मतलब कंडूसिव नहीं है। कंडूसिव नहीं है। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि इसका गढ़ है, उसका मतलब गढ़ है, कौन राइट विंग है कौन लेफ्ट विंग है। हाँ। आपको पीसा जाएगा। यहाँ पे आने के बाद एक चीज मैं सीखा जी, कि लेफ्ट विंग हो, राइट विंग हो या एक्सट्रीम लेफ्ट हो, सब में आपको पीसा जाएगा। अच्छा, सब में आप कहीं भी बच के नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये जेएनयू में ऐसा होना स्टार्ट हुआ। गनीमत था कि मुझे जो सुपरवाइजर मिले वो राइट विंग के थे। अच्छा, वो
भी राइट विंग। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे आप ये मतलब एक अजीब तरीके का समीकरण देखेंगे। राइट विंग के होने के बावजूद वो मुझे काफी सपोर्ट करते थे। अच्छा, राइट विंग के होने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी के खेल में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। नहीं, हमको देखना है, कॉन्क्रीट तौर पे देखना है कि कौन क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। और कम से कम आदिवासी और दलितों के लिए मतलब वो चाहे लेफ्ट के हो चाहे राइट के हो, आपको अंडा मिलेगा। मतलब आपको वो अंडा देंगे इसके बावजूद भी कि आप 70% मार्क्स आप जो है रिटर्न में लाए हुए हैं। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन अपने जो सुपरवाइजर एमफिल में थे और पीएचडी में कुछ दिन तक थे, उनसे ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि ये जो मुझे नंबर मिला था इसके बावजूद 0 देने का क्या औचित्य है। हाँ, तो क्या कुछ कहा उन्होंने? हाँ? उन्होंने कहा कि मैं तो उस इंटरव्यू में था, लेकिन मेरी नहीं चली क्योंकि मैं उस समय कुछ था ही नहीं, तो मेरी नहीं चली। हाँ, लेकिन उन्होंने काफी जिनकी चली उनसे कभी आपने कुछ पूछा? कभी सेमिनार में, कभी ऐसे ही कि सर मुझे 0 मिला हुआ था? हाँ, मैंने उनसे भी पूछा था। तो उन्होंने क्या उस समय जो चेयरपर्सन थे वो रिटायर अभी हुए हैं। मैंने उनसे सीधे पूछा कि आपने 0 कैसे दिया? हाँ। जेएनयू ने मुझे ये हिम्मत दी, मैं इसीलिए जेएनयू को थैंक कहूँगा कि जेएनयू ने मुझे हिम्मत दी कि मैं उनसे ज़्यादा के सीधे पूछा। जो लेफ्ट विंग के होने के कारण ये था कि शुरुआती दौर में मैं भी मूवमेंट में आया, मतलब लोगों स्टूडेंट मूवमेंट, तो लेफ्ट विंग के मूवमेंट में मैंने उनसे जब पूछा, मतलब ये जेएनयू का एक आप पॉजिटिव चीजों को जो अंडरस्कोर यहाँ पे कर रहे हैं, रेखांकित कर रहे हैं, वो ये है कि कम से कम बोलने का और अपने हक के लिए लड़ने का कुछ आपको कॉन्फिडेंस दिया। मैंने जाके पूछ दिया कि आपने ऐसा कैसे किया? तो क्या कहा उन्होंने? बस एक लाइन कहा कि नो, मगर वो साउथ इंडियन थे, वो उन्होंने कहा कि साउथ इंडियन ब्राह्मण है। No, this was not my decision, so you can't say me. Okay. मतलब you can't blame me for that. नहीं, you can't say. You can't say. Okay. ब्लेम का तो बात ही नहीं है, मतलब आप हमको नहीं कह सकते हैं कि ये मतलब मैंने किया। तो मतलब कहने का मतलब है कि सिस्टम ने कर दिया है और कोई व्यक्ति ही किया होगा सिस्टम में। तो कोई ऐसे आसमान से तो कोई फरिश्ते या फिर कोई जिन होके तो किया नहीं होगा। लेकिन आज जब आप सेंटर के अंदर में चले गए हैं तो अब वो कह रहे हैं नहीं, आई डोंट नो, समबडी माइट हैव डन इट, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। बस ये था। और कुछ जेएनयू में आपके साथ कुछ कहना चाहते, क्योंकि अब आपसे मैं सवाल जो है वो वर्ल्ड इंडिजिनस डे पे लूंगा, तो अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो। और इसके बाद जो लेफ्ट जो एआईएसएफ में, आप एआईएसएफ के साथ था और काफी पोस्टर लगाए जेएनयू में। मतलब एआईएसएफ दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो भारत की सबसे पुरानी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका स्टूडेंट विंग है। हाँ, तो उस समय मैं नया आया था और इस तरीके से मतलब अच्छा लगा कि कुछ लोग, हाँ, लेकिन इंट्रेंस के पहले एआईएसएफ के कुछ लोगों ने मुझे मदद भी की थी। अच्छा, मदद इंट्रेंस के लिए। तो उनके साथ जुड़ा और उनके साथ जुड़ने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी, समझी। एक्चुअल में मैं जिस बात को कह पा रहा हूँ वो उसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स का परिणाम है और उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन, कुछ आवाज नहीं मिली लेकिन वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन तो है क्योंकि हमने अपना सामाजिक स्ट्रक्चर को उसी तरीके से बुना ही है कि डिस्क्रिमिनेट होंगे। पोस्टर लगाने जाना है तो अरुण को चलो खोजते हैं। अच्छा, कहाँ हो भाई? लाइब्रेरी में। अच्छा, तो हम लोग चाय पी सकते हैं? हमको पूरे जेएनयू में पोस्टर लगाने के लिए ये कभी नहीं कहा गया कि आप पोस्टर लगाने चलिए, चाय पी सकते हैं। तो भाई चाय लाइब्रेरी के पास है और चाय पी सकते हैं तो आइए तो चाय पीते हैं। तो चाय क्या पियेंगे, पहले पोस्टर लगा लेते हैं, इसके बाद चाय पीते हैं। अच्छा, तो मतलब पोस्टर लगाने के लिए बहाना बना चाय हाँ, चाय पीने का। तो ये था और उस में बहुत ज़्यादा तो नहीं मतलब कहेंगे। पोस्टर भी जो था वंचित समाज के ही लोग ज़्यादा लगाते थे। हाँ, एआईएसएफ में ये नियम है। मैं अभी कह सकता हूँ कि मतलब पोस्टर वंचित तबका का लोग लगाए। हाँ, वंचित तबका का नहीं लगाएगा नहीं कह सकते, लेकिन मैक्सिमम उन्हीं के ऊपर ये चीजें। तो मान लीजिए 70-80% पोस्टर लग रहा है तो वंचित तबके के लोग लगा रहे हैं। और क्योंकि मैं मीडिया से था तो मुझे चीज़ों को मतलब लिखने पढ़ने का
की चीज़ों को मुझे दिया जाता था, मैक्सिमम चीज़ों की पर्चा तुम लिखो। हाँ, ये काम मुझे राहुल मौर्य जो अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, वो मुझे मतलब क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो वो मुझे हिंदी का पर्चा लिखने के लिए मतलब डेजिग्नेट कर दिए थे कि अगर पर्चा लिखेगा तो हिंदी में अरुण लिखेगा। अच्छा, तो मतलब थोड़ा सा आपका प्रमोशन वहाँ हाँ, प्रमोशन मिला। हाँ। और वो क्रम मतलब काफ़ी दिनों तक जारी रहा। हाँ। ये जो हम लोग 2016 में जो कन्हैया प्रेसिडेंट बनता है, उस समय मैं सेक्रेटरी था, यूनिट सेक्रेटरी, उस समय तक जारी था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से समीकरण बदले और जिस तरीके से उसमें भी जो नेपोटिज्म है, खास करके लेफ्ट पार्टी, हम बाहर की पार्टियों में कहते हैं, लेकिन उसमें भी नेपोटिज्म आपको दिखता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी। नेपोटिज्म किस तरह का, जरा वो इसी वजाहत कीजिए, खोल के बताइए जरा। नेपोटिज्म कि भाई अगर किसी लेफ्ट पार्टी के नेता की बेटी है, हाँ, तो वो सबसे पहले आपको चढ़ के बोलेगी, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन वो नहीं करेगी उस चीज को। ये नेपोटिज्म है वहां पे। और लीडरशिप उन्हीं को मिलेगा, चाहे वो कुछ करे ना करे। एक पोस्टर, एक लाइन नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप जब एक पर्चा लिखेंगे तो आपके पर्चे को, जो मेस में रखते थे हम लोग पर्चे को, उसमें 15 गलतियां निकालेंगे वो। मतलब पोस्टर भी नहीं लगाना है, पर्चा भी नहीं लिखना है, मेस में आप ही डाल रहे हैं। हाँ। लेकिन उस पर्चे को लेके अब आपकी खिंचाई कर देंगे। हाँ, मतलब खिंचाई कर सुपरवाइजर की तरह। हाँ, सुपरवाइजर तो काफी मतलब वो समझ के मतलब नीचा दिखाना मान लीजिए। हाँ, वो आपको मीटिंग में आपने जैसे अम्बेडकर पे पर्चा लिख दिया। हाँ। वैसे लेफ्ट पार्टियों में अम्बेडकर को लेके बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्थिति है, वो स्टैंड नहीं लेंगे। पहले बात तो अम्बेडकर पे पर्चा लिखेगा कौन, इसी पे 3 घंटे मीटिंग होगी, और जो मीटिंग होगी उसका निचोड़ ये आएगा, कोई वंचित तबका का आदमी ही लिखे तो बेहतर है। मतलब अम्बेडकर के काम को उनको दे दिया जाए। हाँ, उनको टेंडर दे दिया जाए। टेंडर दिया जाए। जैसे हम अगर बोले कि बिरसा मुंडा के ऊपर कुछ करना है प्रोग्राम, तो इसके लिए आप मेस बुक करवाइए, आप पर्चा लिखिए, आप गेस्ट इनवाइट वो करेंगे जी। फिजिकल जो काम है यूनिवर्सिटी के अंदर, कहने का मतलब मेंटल लेबर वो करेंगे और फिजिकल लेबर आप करेंगे। गेस्ट से बात वो करेंगे जी। आप जो पर्चा मेस में रखना है, पोस्टर लगाना है, ये सारे काम, और बुक कराने हैं, मेस बुक करना है, हॉल बुक करना है कहीं भी, तो ये काम आप करेंगे। चंदा काटने का भी काम आप कुछ ही लोगों तक कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट तक। जो टीचर हैं, जेएनयू में टीचर हैं और अपर कम्युनिटी के हैं, तो चंदा काटने के लिए वो जाएंगे, आप नहीं जाएंगे उनके साथ। आप अगर जाएंगे भी तो आप एक वॉलंटियर के रूप में जाएंगे वहाँ पे। ये है मतलब, ये लेफ्ट पॉलिटिक्स का कहे या स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो ढांचा है यहाँ पे, इस तरीके से काम करता है। अच्छा, एक बहुत ही संक्षेप में सवाल लेंगे। जिस दौरान आप AISF में थे, उसके जो सेक्रेटरी थे, उस दौरान आपकी पार्टी यहाँ पे प्रेसिडेंट का भी सीट जीती, आपने चुनाव को भी देखा, और चुनाव के बाद जेएनयू के ऊपर अटैक भी हुए, आपके प्रेसिडेंट जेल में भी गए। तो उस दौरान जो कुछ भी या उससे जुड़ी हुई कोई ऐसी कुछ अहम बातें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बात मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि कन्हैया को लेके कोई कन्हैया को प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा करने के लिए यूनिट में कोई भी मत में नहीं था। ये डिसीजन आखिर में ये होता है, और ये मेरी जिद पे हुआ था। मैं बोल दिया था कि अगर करना है तो कन्हैया को इलेक्शन लड़ाओ, नहीं तो भाई मैं पूरा यूनिट जो है उसको मतलब उसका डिसफंक्शन कर दीजिए और खत्म कर दीजिए, यूनिट को डिसॉल्व कर दीजिए। तो मतलब क्यों आप कन्हैया को लेके आप बिल्कुल कह रहे थे कि इन्हीं को लाओ? कि उसका कारण ये था कि हमारे पास जो कैंडिडेट थे ना जी, कन्हैया का, उसमें एक अच्छी बात ये होती थी कि क्योंकि उसका जो बेसिक बैकग्राउंड था, वो बैकग्राउंड भूमियार होने के कारण भी उस तरीके से नहीं था। इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी बहुत कुछ को तय करती है, तो उस तो वो
उसका मतलब जब तक वो जेएनयू में था उस तरीके से मेरे साथ कभी ऐसा बिहेवियर उसका नहीं रहा। और हालांकि कास्ट समीकरण के कारण वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होगा कि नहीं होगा इसको लेके, लेकिन ये था कि अगर हम दो पार्टी के इसमें अलायंस में जाएंगे तो किसको कैंडिडेट बनाएंगे, ये क्वेश्चन था। तो कन्हैया के नाम पे दूसरी पार्टी भी एग्री नहीं हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में मैं और हमारी जो प्रेसिडेंट थी अपराजिता, मैं उस जिद पे अड़ गया था। हालांकि हमारी प्रेसिडेंट काफ़ी हद तक मतलब बात को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही थी कि नहीं ऐसा नहीं कि अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, ये मेरा जिद था उस समय। हालांकि कन्हैया इस बात को स्वीकारेगा मुझे नहीं लगता है, लेकिन ये जिद थी मेरी कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ तक कि जो अभी पार्टी हमारी पार्टी सीपीआई उस समय चंदा देने को लेके मना कर दी थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम अगर अपने जिद पे इलेक्शन लड़ा रहे हो तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुम कहाँ से पैसा लाते हो, कहाँ से पर्चा छपवाते हो, ये तुम जानोगे, तुम लोग जानोगे। क्योंकि पार्टी का भी दबाव ये था कि आप एसएफआई के साथ अलायंस में जाइए। लेकिन उस समय में तो ये भी हुआ था कि एआईएसएफ में टूट भी हुई थी, जो वंचित तबके के कुछ लोग बाहर आए, उन्होंने कहा कि नहीं पार्टी अपर कास्ट के हैंड में है, कुछ कन्हैया पे भी इल्जाम लगा। ये बात कहाँ तक सही है? आप कहाँ खड़े थे उस वक्त? जी देखिए, ये बात जिस दिन मीटिंग हो रही थी, ये पूरी जो मीटिंग, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे बात चल रही थी, जेएनयू की बात नहीं थी, तो मैं स्टेट मेंबर नहीं था। स्टेट मेंबर में जैसे नॉमिनी होते हैं उस तरीके का मेंबर था, तो मैं काफ़ी सारे कोर मीटिंग में नहीं बैठ सकता था। कन्हैया पे इल्ज़ाम लगा है क्योंकि कन्हैया भी काम पोस्टर लगाने में चोरकटाई करता है। वो किया, मतलब पोस्टर नहीं लगाते थे? नहीं, वो लगाते थे लेकिन भागते थे। अच्छा, मतलब पकड़ा गए तो लगाएंगे वो। अच्छा। नहीं पकड़ाए लेकिन बड़े बड़े पोस्टर लगाने होते थे तो उस दिन वो लगाता था, उस दिन काम करता था वो। ऐसा नहीं है कि नहीं करता था, उस दिन काम करता था वो। लेकिन जैसे आप मीटिंग के लिए कोई पर्चा लिखे हैं या पोस्टर बनाए हैं तो उसको करने के लिए उसको बहुत मन्नतें करना पड़ता था, क्योंकि आर्थिक स्थिति उसकी ठीक रहती नहीं थी। और दिक्कत ये होता था कि कहाँ से पैसा जुगाड़ें, ये करें, नौकरी करें कि क्या करें, ये सारा चीज़ उसके तामझाम में चलते रहता था बैकग्राउंड में। तो वो कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी कैंपस में नहीं है, ये सारी चीज़ें चलते रहती थी उसका। और एलिगेशन अगर लगाए हैं लोगों ने तो, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पहले मुझे पता नहीं था बिहेवियर कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि जो स्टेट में लोग थे उस समय, उन लोग जो वंचित तबके से गए हुए लोग थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और वहाँ तक पहुँचे थे। और उनकी बातों को ये लोग सीधे कहें तो नकार देते थे। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल, अभी बातचीत के क्रम में मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे बिरसा मुंडा के ऊपर आपको प्रोग्राम कराने हैं, तो मैंने जो विस्तार से आपको बताया था कि बिरसा मुंडा पे प्रोग्राम कराएंगे तो कैसे प्रोग्राम करवाएंगे, ये आपको मेस बुक आपको करवाना है, पर्चा आपको लिखना है, लेकिन गेस्ट को इन्वाइट वो करेंगे। तो ये सारी तो मैं ये कह रहा था, मेरा सवाल ये था कि क्या उस समय इस तरह का कोई विवाद था क्या? हाँ, विवाद तो यूनिट में विवाद तो अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूँ। जो फरवरी में जो इंसिडेंट हुआ और पूरे देश में ये फैलाया गया कि जेएनयू जो है वो एंटी नेशनल और देशद्रोहियों का गढ़ है, और कन्हैया के ऊपर जो जिस तरह के इल्जाम लेंगे, जिस तरह से जेएनयू को पूरी तरह से बदनाम किया गया, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? जी देखिए, पहली बात तो उस इंसिडेंट के दिन जी मैं छत्तीसगढ़ में ओरिएंटेशन के लिए गया था। ओरिएंटेशन मतलब जो आदिवासी बच्चे हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं एक एक्सीडेंटल पढ़ाई पढ़ के यहाँ तक पहुँच पाया, तो मैं चाहता हूँ कि अगली पीढ़ी, आदिवासियों की अगली पीढ़ी कम से कम जेएनयू से परिचित हो, मुंबई टीस से परिचित हो, हैदराबाद से परिचित हो। मतलब उनको वहाँ जाके हम ये बता रहे थे उस दिन कि आप जेएनयू में फॉर्म डालिए, फॉर्म डालने का प्रक्रिया ये है, आप इसका एंट्रेंस का तैयारी ऐसे करेंगे, उसके एंट्रेंस तक
के तैयारी करने की प्रक्रिया ये है, मैं उस समय छत्तीसगढ़ में था और यहाँ आने के बाद ये सारी इंसिडेंट के बारे में सच्चाई ये है कि मैं जानता भी नहीं था कि हुआ क्या था उस दिन। अच्छा, लेकिन वो तो ठीक है, आप वहां पे नहीं थे, लेकिन जो उसके बाद जिस तरह से कैंपेन चलाया गया, जेएनयू को बदनाम किया गया, इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? नहीं, जेएनयू के ऊपर जो भी कैंपेन चला या जो भी चीजें चलाई गई, उसमें सबसे दुखद मुझे सबसे ज्यादा जो हर्ट किया वो ये हर्ट किया कि आप अगर गरीब तबके की बात करते हैं, जो जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, अगर उनके पढ़ने लिखने के लिए कोई जगह थी और जगह है अभी तक जो भी स्ट्रक्चर में है, अगर वो है तो वो जेएनयू है। तो उसको एक बाजार बना, शिक्षा का बाजार बनाने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट बन नहीं सकता है इसीलिए इसको बदनाम करो। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारे गांव घर में शुरू से चले आते हैं। मतलब जिस चीज को खत्म करना है पहले उसको बुरा कहते हैं। बुरा कहते हैं। अच्छा, आपने बताया अपने इंटरव्यू में कि कन्हैया कुमार को प्रेसिडेंट बनाने के लिए लोगों की राय नहीं थी, आपने जिद की। आज कन्हैया कुमार बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए हैं, पॉलिटिशियंस हो गए हैं, तो वो कन्हैया कुमार जो जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, वो कन्हैया कुमार जो आपके साथ काम किया, वो कन्हैया कुमार जो आज बहुत बड़े लीडर हो गए हैं, उसमें कुछ बदलाव आप देखते हैं सोच में, आइडियोलॉजी में, पॉलिटिक्स करने के अंदाज में? कभी आप या आज क्या आप उतनी सहजता से कन्हैया से मिल सकते हैं? नहीं, उतनी सहजता से नहीं मिलते हैं और इनफैक्ट मैं बात नहीं करता हूँ जी, क्योंकि देखिए एक जमाने में प्रेसिडेंट के लिए तो आप लड़वा रहे थे। हाँ, लड़वा रहे थे क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये तो था। क्या आप उनको भूल गए या वो आपको भूल गए? ये अपनी अपनी व्यस्तता है, इसको भूलना नहीं कह सकते हम। ठीक है, अपनी अपनी व्यस्तता है। हाँ, ये है कि देश में नाम है उनका और जगह जगह जाके लोगों को कुछ मतलब एक बेहतर मूवमेंट की तरफ कोशिश कर रहे हैं। कास्टिज्म को लेके उनके दिमाग में जो फितूर पैदा हो रहा होगा या हुआ होगा, ठीक है, तो क्योंकि एक लंबा दौर हो गया है इस दौरान उनसे मिलने का, तो और वो एटिकेट तो बदला है, मतलब एटिकेट ये बदला है एटिकेट बदला है, कास्टिज्म का फितूर ये क्या हुआ, जरा खोल के बताइए। कास्टिज्म का फितूर इन द सेंस कि अब उस तरीके से जैसे कि आपको कहीं ट्राइबल इलाके में अगर आप चाहेंगे, मुझसे बहुत जगह पे रिक्वेस्ट आया था कि आप कन्हैया कुमार को ट्राइबल इलाके में 1-2 बार स्पीच के लिए ओरिएंट इसके लिए बुलाइए। उसको लेके पार्टी में कभी मत नहीं बन पाया। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं, मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ कारण आप समझ सकते हैं? हाँ, कारण कास्ट का रहा होगा, क्योंकि कास्ट का कारण का मतलब, कास्ट का कारण का मतलब कि वहाँ पे जो भी लोग होंगे तो आदिवासी लोग होंगे, तो आदिवासी लोग का उस तरीके से रहने का और उनको अच्छी सुरक्षा नहीं देने का नया नया रीजन बताया जाता था। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आते थे कि आदिवासी इलाकों में भेजिए, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं हो पाया क्योंकि पार्टी का डिसीजन है बोल के। अब पार्टी का डिसीजन हाईकमान वाला डिसीजन हो जाता है तो फिर आप। अच्छा, उनकी जो राजनीति जो बदली है, जिस तरह के बड़े बयानात देते हैं, तो उससे आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक चल रहा है या कुछ बदलाव हुआ इसके ऊपर? कुछ आइडियोलॉजिकल कुछ शिफ्ट उनमें दिख रहा है, जैसे आपके साथ काम करते थे और अभी है, या सेम ही है? नहीं, उतने हद तक तो नहीं है जी, लेकिन अब पार्टी लाइन पे खड़े होके जब बात रख रहे हैं तो ये होता है कि हम इसके यहाँ से दूध लिए हैं तो इसके यहाँ से चीनी लिए हैं, तो इसको भी बचाएंगे और इसको भी बचाएंगे, तब तो जाके चाय पत्ती और चीनी मिला के चाय बनाएंगे। उसमें तो जो सवाल, जो मुख्य सवाल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं इस तरह से। यही तो कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत है जी, क्योंकि अभी मतलब इनको भी खुश करना, उनको भी खुश करना, मतलब अभी आप घास को भी खुश करेंगे और घोड़े को भी खुश करेंगे, कैसे होगा? हाँ, आप बकरी को भी खुश करेंगे, आप शेर को भी खुश करेंगे। हाँ, तो वो स्थिति ये है कि अभी जो बिहार में थोड़े दिन पहले, मतलब पिछले साल जो बिहार में कोरोना के बाद जो इलेक्शन हुए, उसमें वहाँ बिहार में जो ऐसे स्टेट को पूरी तरह से लीड करते हैं जो वो ओबीसी समाज से आते हैं, मतलब वो इंसान इतना अपना हाथ तक गंवा चुके हैं मूवमेंट में, उनको टिकट देने के जगह पे
एक भूमिहार और ब्राह्मण को टिकट बांट दिया सीपीआई ने। अच्छा ओके, तो आप कम्युनिस्ट पार्टी में या एआईएसएफ में आप जुड़े रहे, तो अभी भी आप जुड़े हुए हैं या आप नहीं है अभी, या काम कर रहे हैं? नहीं, काम तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं कर, लेकिन मेंबरशिप है आपकी उनके साथ? हम मेंबरशिप तो वो छोड़ नहीं सकते ना, आप हम अगर छोड़ भी दें उनको, वो नहीं छोड़े, वो नहीं छोड़ सकते। तो कुछ आप अपने ये सारे ग्रीवांसेस उनको बताते हैं कि देखिए जो एक पिछड़े तबके का जो व्यक्ति है जिसने अपना हाथ भी गंवा दिया, बिहार में काम कर रहा है, उसको टिकट नहीं देते और आप ऊंची जातियों को देते हैं, तो फिर आप में और बाकी जो दक्षिणपंथी पार्टियां उसमें क्या फर्क रहेगा, मतलब बच जाएगा? ये तो फिर हाई कमान का अपना, तो हाई कमान तक आपकी पहुंच नहीं है? नहीं, हाई कमान तक आप वैसे भी जो आदिवासी है उनको हाई कमान तक पहुंचने का बहुत अभी तक एक्सेस नहीं है, डायरेक्ट नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है। अरुण जी, दोस्तों अरुण कुमार ओरांव जी से हम बात कर रहे हैं, उनकी जिंदगी के बारे में और तरह तरह के जो इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन झेले हैं, इस सब पे हमारी बात हुई और हमने इनके एजुकेशंस के बारे में बात की, जेएनयू के बारे में, बीएचयू के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड इंडिजिनस डे को लेके। अभी एक हफ्ते पहले वर्ल्ड इंडिजिनस डे मनाया गया पूरी दुनिया में और जैसा कि यूएन का डाटा कहता है कि तकरीबन 480 मतलब मिलियन इंडिजिनस लोग हैं, तकरीबन 6 से 7% दुनिया की आबादी है। तो सवाल ये है कि पिछले हफ्ते इंडिजिनस डे मतलब विश्व इंडिजिनस डे कहें या आदिवासी डे कहें, उसको मनाया गया। 75 साल आज़ादी को हमारे मुल्क को हो गया और अभी भी आदिवासी समाज भारत में शायद सबसे ज़्यादा शोषित है, अन्याय झेल रहा है। तो आप ये आदिवासी समाज के जो मसाइल हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिजिनस डे जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, इंडिजिनस डे मनाने का हम अभी अब उसको इंडिजिनस डे के रूप में देखते हैं जी। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिजिनस डे हम मतलब 9 अगस्त को मनाते हैं और पूरे विश्व के आदिवासी इस दिन को बहुत खास तरीके से मनाते हैं। मैं उसको ऐसे नहीं देखता हूँ इंडिजिनस डे को जी। मैं इसको आपको हमारे जो खास करके इकोसिस्टम है ना, उसके तरफ लेके चलता हूँ, फिर इंडिजिनस डे के बारे में हम लोग बात करेंगे जी। ये इंडिजिनस डे की बात अभी से स्टार्ट नहीं हुई थी। इंडिजिनस डे की बात बहुत ही पहले यूएन के स्थापना के बाद से काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट हो चुकी थी, यूनाइटेड नेशन के स्थापना के काफ़ी बाद ही। उससे पहले जो पर्यावरण को लेके मीटिंग हुई थी ना, और आईएलओ का जो 170 ये है, उस पे वहाँ से बात स्टार्ट होती है इंडिजिनस डे को लेके। और इंडिजिनस डे का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम लोग मतलब एक दिवस के रूप में समझते हैं, मैं उसको सिर्फ एक दिवस नहीं समझता हूँ। वो वर्ल्ड का पहला ऐसा दिन है जिस दिन हम इस पृथ्वी मतलब इस उपग्रह को बचाने के लिए उत्सव मनाते हैं। कैसे बचाया जाए उसके लिए उत्सव, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग अभी पूरा क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं ना, क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को ही कम करने के लिए कि किस तरीके से कम किया जाए, आदिवासी तौर तरीके को कैसे सीख के पर्यावरण के साथ सामंजस्य बना के, मतलब हम कैसे उसके साथ घुल मिल के रहते हुए बिना ज़्यादा नुकसान किए हम कैसे एक ह्यूमैनिटी को, मानवता को कैसे आगे बढ़ाएं, उसको लेके वो दिवस है। लोग आदिवासी दिवस एक्चुअल में आदिवासी दिवस तो है, लेकिन उसमें ये है कि आदिवासियों के जो जीवन यापन के तरीके हैं उसको किस तरीके से प्रमोट किया जाए। और आप यकीन करेंगे कि कुछ ऐसे देश हैं विश्व में, 4 या 5 ऐसे देश हैं जो आदिवासी कल्चर में जिस तरीके से उनका नेचर के प्रति या उनके एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जो व्यवस्थाएं हैं, उसको जैसे साउथ अफ्रीका ने, कनाडा ने और ऑस्ट्रेलिया ने और न्यूजीलैंड ने, इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको शामिल किया है कि आप उस चीज़ को
मतलब आदिवासी पद्धति, जिस तरीके से जीवन यापन की पद्धति है, उसको शामिल करके आप इस तरीके से अपना जीवन जिए। ये वहाँ के नागरिकों को और वो पूरे विश्व के नागरिकों को इस तरीके से जीवन जीने के लिए सिखाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। हम इसको सिर्फ इंडिजिनस डे तक ही, मतलब आदिवासी दिवस बोल के तक ही हम सीमित करते हैं, जबकि ये उससे आगे, काफ़ी आगे जा रहा है। मतलब कंडीशन ये है कि हम अगर आदिवासी परंपराओं को, आदिवासी जीवन जीने के तरीके को अगर नहीं सीख पाए तो आने वाले भविष्य में पिछले साल आपको याद होगा कि एक शहर, अच्छे बसे बसाए शहर, पानी के कारण लोगों को खाली करना पड़ा था। ये कंडीशन है इंडिजिनस डे के पीछे का जो स्थिति है वो ये है। अच्छा, तो आपने कहा कि इंडिजिनस डे जो है वो आदिवासी समाज की समस्याओं से तो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका जो लार्जर जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये धरती को बचाने की है। हाँ। इस पूरे मतलब पूरी जो कायनात है उसको बचाने की है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम आदिवासी समाज के बारे में अगर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो आप क्या 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 समस्याएं हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सुन के हैं, कुछ आप बताएंगे? अभी आदिवासी समाज खास करके हमारे देश में एक तरीके से युद्ध झेल रहा है जी। इसको, मतलब अगर आप पूरे मानचित्र को देखिए, हम पूरा इंडिया का मानचित्र लेते हैं और उसको पॉइंट करते हैं कि कहाँ कहाँ आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक है और वो किस स्थिति में है जी। तो अगर पॉइंट करेंगे आप तो आप देखेंगे कि एक इंटरनल वॉर चल रहा है आदिवासियों के खिलाफ। इंटरनल वॉर में आदिवासी हैं और उनके झरने और तालाब, जल, जंगल, जमीन, जिंदगी, पहाड़ जी एकदम मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं। जी ठीक है जी। और उसको लेके कोई भी खुल के बात नहीं हो रही है। मतलब झरने अपनी मौतें मर रही हैं जी, पहाड़ अपनी मौतें मर रही हैं, जंगल अपनी मौतें मर रही हैं जी। हम एक तरफ मानवता को बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ मानवता से जुड़े हुए जो भी मतलब मेन प्रक्रियाएं हैं हम उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। जी छत्तीसगढ़ जी। पूरा स्थिति क्या है, अगर उनके एक पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट पे जाएंगे तो क्या कारण है कि सिर्फ उन्हीं इलाकों में सबसे अधिक मतलब एक अलग तरीके का मूवमेंट चल रहा है जिसको लेके सरकार और पूरा कॉरपोरेट वहीं पे लगा हुआ है। उड़ीसा चलिए, वहाँ अलग है, वहाँ की स्थिति भी सेम इसी तरीके से है। झारखंड का पूरा डायनामिक्स बदल गया है जी। आप साउथ में चलिए, साउथ की स्थिति देखिए, वहाँ के आदिवासियों की स्थिति देखिए, वो लोग अलग तरीके का एक स्ट्रगल कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की स्थिति से आप परिचित ही हैं। तो इस तरीके से देखेंगे कि पूरा, और सेंट्रल इंडिया के आदिवासी का तो कुछ आइडेंटिटी के नाम पे इस तरीके से घालमेल हुआ है कि अंदाजा ही नहीं लगेगा आपको कि इनके साथ सही हो रहा है कि इनके साथ गलत हो रहा है। जी जी। ये स्थिति है। अच्छा, एक आदिवासी अगर समाज को अगर आप देखेंगे और उनकी समस्याओं को अगर आप देखेंगे तो मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर सोशियोलॉजी में या पॉलिटिक्स में 2-3 पोजीशंस हैं। एक पोजीशन ये है जहाँ पे लोग कहते हैं कि ये जो तथाकथित जो रेडिकल लोग हैं या आदिवासी लोग हैं, ये लोग जो हैं विकास को, देश को रोक रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो रेडिकल लेफ्ट के लोग हैं वो लोग वहाँ पे जाकर उपद्रव फैला रहे हैं और लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहा है कि आदिवासी जो लोग हैं वो राज्य के दमन में और जो रेडिकल लेफ्ट लोगों की जो पॉलिटिक्स है इसके बीच में पिस रहा है। तो आप क्या लगता है कौन सा एनालिसिस ज्यादा करीब में है आदिवासी की समस्याओं को लेकर, उसके निदान को लेकर? देखिए, जो पूरा जो डेवलपमेंट का जो थ्योरी है ना जी, जिसको परिभाषित किया गया है, जी, जी, जी। हम उसको आदिवासी तरीके से परिभाषित करेंगे। जी, आपकी बात को जी, पीस रहे हैं, ये सारी बातों को नहीं कहते हुए मैं कहूँगा कि भारत सरकार ने ही पद्मश्री दिया है सिमोन उरांव को, जिनको वाटरमैन के नाम से जानते हैं अभी। मतलब
3-4 साल पहले उनको पद्मश्री मिला है, सिमोन उरांव। उन्होंने काफ़ी सारे तालाब और ये पेड़ लगाए और जंगल इस तरीके से मतलब बनाए उन्होंने, और उस इलाके में आज 3 फसल ले पाते हैं वो। तो डेवलपमेंट का मॉडल रोड नहीं होता है। अगर आप रोड बना देंगे और 100-200 के स्पीड में गाड़ी चलाएंगे, वो डेवलपमेंट का मॉडल नहीं है। वो तो सामान वहां से मतलब अंदरूनी इलाकों से वहां से संसाधन को लूट के बाहर ले जाने के लिए बना हुआ है जी। हाँ, तो डेवलपमेंट का मॉडल अगर वो इंसान जिनको भारत सरकार ने मतलब पद्मश्री दिया है, भारत सरकार ने जिनको उस ओहदे तक का आदमी समझा, उस मॉडल से हमको डेवलपमेंट मॉडल को समझना चाहिए। क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो इंसान जिंदा रह पाएगा? आपको ऐसा लगता है? नहीं, 1 मिनट भी नहीं रह पाएगा जी। नहीं रह पाएगा। कुछ जहाँ पे सबसे ज़्यादा झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में जाएंगे तो आपको पानी का लेवल इतना नीचे रहता है कि आप वहाँ के वाटर रिसोर्स को लेके आपने काम नहीं किया। आपको बॉक्साइट चाहिए, आपको कोई और खनिज चाहिए वहाँ से, तो आप वहाँ तक रोड पहुँचा देंगे, लेकिन पानी नहीं पहुँचा पाया आज तक। तो मेरा डेवलपमेंट का मॉडल आदिवासी तरीके से डेवलप कीजिए उसको, और जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही है वो तो एक तरीके से क्या कहे, एक उद्योग पूंजीपतियों का एक लूट है वहाँ पे सीधे। आप जाइएगा छत्तीसगढ़, आप जाइए उड़ीसा, ठीक है, और झारखंड जहाँ से खदानें निकलती हैं, खदान के लिए वहाँ से ये होता है, ज़मीन को पता चला कि 300 फीट गड्ढा करके वहाँ से बॉक्साइट निकाल लिए, ज़मीन को वहाँ से वैसे छोड़ दिए। इसका डेवलपमेंट मॉडल जो मैंने आपको पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट मॉडल, आदिवासी इंडिजिनस डेवलपमेंट मॉडल को मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वहाँ पे कैसे होता है। आपने खनिज निकाला, वो आदिवासी का अगर लैंड है तो आदिवासी आपको परमिशन देगा कि आप वहाँ के खनिज निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें साइन करनी होगी। सपोज आप अगर वहाँ का जंगल काट के खनिज निकालेंगे तो उससे पहले ऐसा ही जंगल आपको उसके पैरेलल डेवलप करना होगा, उतना ही जंगल आपको डेवलप करना होगा। देन आप उस वहाँ से जो भी ये है खनिज पदार्थ है वहाँ से आप निकालेंगे, फिर उसको आप उसी जंगल के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और जब तक वो जंगल के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक आप वहाँ से हट नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। 200-300 फीट का गड्ढा बना दिया सीमेंट के लिए, पहाड़ को तोड़ दिया, सीमेंट को वहाँ सीमेंट के लिए वो निकाल लिया वहाँ से, ठीक है, और उसको वैसे छोड़ दिया। जंगल के पेड़ काट दिए, वहाँ एक भी पौधा नहीं लगाया। और ये बहुत मतलब कितनी बड़ी विडंबना है आप, या बहुत ही गजब स्थिति है कि लोग पेड़ काट रहे हैं और पर्यावरण दिवस के दिन एक पौधा लेके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने एक पौधा लगाया। मजाक उड़ाना हो गया। हाँ जी, आप सोचिए कि पूरे जंगल को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और एक पेड़ लगा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आपने पेड़ लगाया और एहसान कर दिया लोगों को। हाँ जी, तो इस तरीके की मानसिकता कहीं ना कहीं आदिवासी दिवस के थ्रू लोगों के अंदर इन सारी मानसिकताओं को काउंटर करने के लिए, मैं तो कहता हूँ काउंटर करने के लिए आप एक पेड़ नहीं, आप प्रॉपर तरीके से डेवलप कीजिए। ये देखिए कि एजुकेशंस में अगर आप देखेंगे तो आदिवासी समाज के लोगों को जो उनका हक है वो भी नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे कि उनको जल और जंगल से उनको बेदखल किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी पर हमले हो रहे हैं। कोरोना के दौरान हम लोगों ने देखा कि आदिवासी लोग सबसे ज़्यादा पीछे ट्रेन से कट के मर गए हैं। शहरों में वो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है, मतलब जितना शोषण है उसके मुकाबले में अगर मैं सही हूं तो उस तरह से दिख नहीं रहा है, जो कि बिल्कुल सत्ता को बिल्कुल परिवर्तित कर दे, अपने हक को हासिल कर ले। कुछ लोग कह रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार एक बहुत बड़ा जो कारण है, वजह है, यह है कि आदिवासी समाज आपस में बटा हुआ है।
या कम बटा हुआ है उसको ज़्यादा बड़ा करके दिखाया जा रहा है, उसके अंदर में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। अगर हम आदिवासी समाज के अंदर में तो कोई उरांव है, कोई कोई संथाल है, कोई मुंडा है, तो कोई सरना है, तो कोई ईसाई है, तो कोई सेंट्रल इंडिया में रहता है, तो कोई आपको नॉर्थ ईस्ट के इलाके में रहता है, कोई प्रकृति की पूजा करता है, तो कोई चर्च में जाता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है। तो इन सारे मतलब आप विविधताओं को लेके, इन सारे बंटवारे को लेके आपको नहीं लगता है कि इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में एक इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है? अभी आप देख लीजिए, हाल में ही एक विवाद हुआ था कि सेंसस में अलग से कॉलम हो आदिवासी लोगों का अपने धर्म को मतलब मेंशन करने के लिए, इस पे भी एक राय नहीं थी। तो इस पे ये जो आपस में एक इत्तेहाद नहीं बन रहा है, एक यूनिटी नहीं बन रही है, इसके लिए क्या करना होगा और एक कितनी बड़ी समस्या है अगर ऐसी बात है तो? देखिए, आप एक साथ बहुत सारे सवाल मतलब जोड़ के कर रहे हैं जी। इसको हम लोग एक के बाद एक समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा ठीक है, आप एक मतलब सबसे पहले ये मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ उसको क्रम से, मतलब एक क्रॉनिकल वाइज बताते हैं। देखिए, आदिवासियों का जो पूरा आपने कहा कि आंदोलन, आप जयपाल सिंह मुंडा, नहीं, मैंने ये कहा कि आज के दौर में आंदोलन जो है वो शोषण के से कम दिख रहा है। जितना ज्यादा शोषण हो रहा है उसके मुकाबले में आंदोलन उतना तेज नहीं है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं उनके अंदर में आपसी फूट तो नहीं है जी। नहीं, आपसी फूट या कुछ तो, या ऐसे कहें और भी अगर दूसरे शब्द का अगर इंतखाब करें, वो यूनिटी बन नहीं पा रही है। यूनिटी बन नहीं पा रही है, इसके लिए हम लोग को बहुत पीछे से, अच्छा ठीक है, पीछे से चलना पड़ेगा। कंडीशन ये है। देखिए, आदिवासियों में यूनिटी नहीं बन पा रही है, ये बात तो सही है, यूनिटी नहीं बन पा रही है। उसके अलग अलग फेज में अलग अलग कंडीशन रहे। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआती दौर से चलते हैं जी। जो हम लोग जिस समय आज़ादी पाते हैं, मतलब 1947 में, उससे उस समय जो आदिवासी नेता हुआ करते थे, डॉक्टर ये जयपाल सिंह मुंडा, उनका कांग्रेस ने किस तरीके से यूज किया। अच्छा। वो देखिए, ये फेज, उस फेज पे जाके अगर आप देखेंगे, क्योंकि उस पे अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो फिर वो बहुत लंबा डिस्कस है। वो फेज देखिए, फिर कार्तिक उरांव वाला फेज देखिए। मुझे एक चीज़ बहुत मतलब अजीब लगा जब मैंने ये चीज़ जाना कि कार्तिक उरांव, उस समय बिहार था, झारखंड बना नहीं था। कार्तिक उरांव इलेक्शन हारते हैं और वहाँ से स्टार्ट होता है सरना और क्रिश्चियन, आपने जो बोला था ना, ईसाई और सरना को लेके उरांव लोगों में झगड़ा वहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि विधायकी का इलेक्शन वो हार गए, कोई ईसाई इलेक्शन जीत गए, तो उन्होंने केस कर दिया कि भाई उनके साथ अनफेयर हुआ बोल के। और वो क्या एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट ले लिया जी। उसका अभी जो रूप देख रहे हैं, 1992 में जो रूप देखा आपने, 1992 में जो सरना ईसाई के बीच जो दंगा वाली स्थिति आ गई थी, लाल पाड़ साड़ी जो मरियम को पहनाने और वो सारे जो पूरे स्थिति जो आ गई थी, ये जड़ वहाँ से स्टार्ट होता है, उसका जड़। और अब उसके बाद वाले फेज में आते हैं। उसके बाद वाले फेज में ये हुआ कि राजनीतिक पार्टियों ने, खास करके जो कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय तक मतलब इन सारे स्टेटों में राज किया, कुछ जगह छत्तीसगढ़ के ऐसे हैं अभी तक कि कहते हैं कि लोग अभी तक उस इलाके में उस तरीके से अपना रिचनेस पहुंच नहीं बढ़ा पाए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी की स्थिति अभी भी क्या होगी वहाँ पे। मूवमेंट नहीं बन पाया ऐसा नहीं है, काफ़ी बार दिल्ली में भी जंतर मंतर पे आंदोलन हुए, तो उस आंदोलन में सबसे बड़ी बात ये रही ना कि कुछ लोग जो आदिवासियों में अपने आप को स्वघोषित लीडर मानते हैं, वो लोग आके भाषण दिए और चले गए, लेकिन उनका समाज से कभी नाता नहीं रहा है उस तरीके से। तो जो रोटी का जो जुड़ाव है मानव के साथ और इंसान के साथ, उसके लिए, क्योंकि एक तो क्राइसिस उनके यहाँ ऑलरेडी है,
तो वो डोमेस्टिक वर्किंग में आती हैं। उसको लेके आंदोलन हुआ तो कुछ संस्थाएं बनाई गई कि भाई उन लोगों को राइट मिले, उनको छुट्टी मिले, उनको घर जाने का मौका मिले। ये सारी चीज़ें हुई है, बहुत चीज़ें। नहीं मतलब अगर मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो जिस तरह से दलित आंदोलन जितना मतलब ये दिखता है नहीं, दलित आंदोलन क्योंकि जब आप झारखंड मैं सही हूं तो नहीं, आप सही हैं, सही इस रूप में है क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से आंदोलन हुआ ना, उस आंदोलन को राजनीतिक बैकअप कहें या राजनीतिक चिमटा कहें, उस चिमटे ने पूरे आदिवासी आंदोलन को तोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ लोग कांग्रेस में, कुछ लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में, कुछ बीजेपी में, और बीजेपी वाले जो लोग हैं वो लोग आदिवासी को अब हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। जो आप धर्म कोड की बात कर रहे हैं, इससे पहले आदिवासियों को प्रकृति पूजक करके लिस्ट में शामिल किया है, कहीं आदिवासी कहीं इस तरीके से लिखा हुआ था पूरा। तो वहाँ पे हुआ क्या, बाद में धीरे धीरे सेंसस में इन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को, सीधी सी बात थी कि ये एक बहुत बड़ी राजनीति थी कि किस तरीके से इनको एक्सक्लूड किया जाए और हिंदू फोल्ड के अंदर में डाला जाए। हिंदू फोल्ड के अंदर में, अरे कास्ट सर्टिफिकेट में, हमारे कास्ट सर्टिफिकेट में हिंदू लिखा है। अगर आप बोलेंगे भाई लिखे क्यों इसको हिंदू, तो आप कौन से धर्म है? आप अभी अस्पतालों में जाइए, मतलब 4 में से किसी को चूज कीजिए, आपको जबरदस्ती अस्पताल में आप जाइए तो आपको एक फॉर्म देता है। जो सफदरजंग है दिल्ली में, एम्स में जाइए, आप एडमिट होइए, उसके फॉर्म में लिखना पड़ता है आपको कि आप कौन से धर्म के हैं। मुझे तो अब आज तक ये समझ में नहीं आया कि धर्म के हिसाब से भी बीमारी होती है तो बेहतर है कि पर्टिकुलर धर्म के आदमी को फलना बीमारी होगी पर्टिकुलर। ये मुझे बहुत अचरज लगता है। मतलब अब मेडिकल साइंस इसको किस तरीके से क्यों लिखा है, ये समझ से बाहर की चीज़ें हैं। तो आदिवासियों का धर्म इसलिए होना चाहिए उसमें, मतलब धर्म कोड नहीं कहें, आदिवासी की अलग एक पहचान इसीलिए होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी लोगों को जो जनगणना के लिए जाते हैं उन लोगों को पता ही नहीं है कि इसको किस कॉलम में डालें। इस क्रम से ये क्रम अगर नहीं होता है तो उसका फ़ायदा जो विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का जो चुनाव होता है उस समय जो रिजर्व सीट को लेके उसमें बहुत फायदे होते हैं। अच्छा, तो ये तो आपने बताया कि ये सेंसस में कैसे मतलब और अस्पताल में कैसे आपके ऊपर एक आइडेंटिटी थोपी जाती है। और आपने वहां पे कहा कि अलग अलग चरण है कि राजनीति की वजह से ये बिखराव हो रहा है। तो कुछ इसको कैसे एक यूनिटी बनाई जाए, इसके ऊपर कुछ कहेंगे? अभी मतलब इसका क्या है, मतलब एंटीडोट क्या है, काट क्या है इसका? अभी यूथ खड़े हो रहे हैं झारखंड में, छत्तीसगढ़ में यूथ खुद खड़े हो रहे हैं उस मूवमेंट को लीड करने के लिए कि हम पार्टी नहीं, हम सब लोग एक जगह संगठित होते हैं और कोई एक डिसीजन पे पहुंचते हैं। तो इसका ऐसा हो रहा है? हाँ, ऐसा हो रहा है। मध्य प्रदेश में गौड़ आदिवासियों ने अपना पूरा बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश किया है। अच्छा। और 2 करोड़ की उनका अपना बिजनेस मॉडल है। अच्छा। महाराष्ट्र में लोग कर रहे हैं। अच्छा। अभी और ये है कि मतलब ऑल इंडिया, मतलब इंडिया में भी बहुत डाइवर्सिटी है तो उसमें कनेक्शंस नहीं बन पाता है। जैसे मान लीजिए झारखंड में नहीं, अभी आदिवासियों को लेके अभी जो जनवरी में, ये मैं अब जान पाया कि जनवरी के महीने में 12-13 जनवरी में ये आदिवासियों को बहुत बड़ा सम्मेलन होता है। आदिवासी समन्वय मंच और आदिवासी एकता परिषद और आदिवासी समाज के सभी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और पूरा धूमधाम से 3 दिन का वो कार्यक्रम चलता है। इस तरीके से वो लोग तो मतलब आप कहने बदलाव हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। अच्छा, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि ये वर्ल्ड इंडिजिनस डे पे, मतलब हम किसी एक दिन तक महदूद नहीं कर रहे हैं कि आज वर्ल्ड इंडिजिनस डे है तो आज कुछ कर लें और एवरी डे हमको काम करना पड़ेगा, मगर मान लीजिए इस वर्ल्ड इंडिजिनस डे पे या फिर आदिवासी की जो समस्याएं हैं, आदिवासी समाज को लेके आप कुछ, खासकर जो नौजवान आपके तरफ पत्रकार बनना चाहता है, यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, कामगार है, मजदूर है, उन लोगों को अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कि कैसे इस मतलब अन्याय के खिलाफ
मतलब अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाई जाए, कैसे अपने हक को पाया जाए, कैसे मानवता को एस्टेब्लिश किया जाए, तो इसके लिए क्या आप कुछ कहेंगे? देखिए, जैसे मैं आपको शुरुआत में ही कहा कि हम यहाँ तक आए हैं, तो ये हमारी पहली जिम्मेदारी है। हम दूसरे को दोष ना दें, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों के बीच जाएं और उनको बताएं कि इसके क्या फायदे हैं और आप किस तरीके से जीवन, क्योंकि एक्चुअल में हो ये पाया कि जिनको रिजर्वेशन मिल पाता है, जैसे झारखंड नहीं, आप राजस्थान जाइए, मीना लोग अभी दिल्ली में एक IAS एकेडमी बनाए हुए हैं सिर्फ मीना के लिए। ये गलत है, मगर ये गलत है। मतलब मीना के लिए क्यों, सारे आदिवासियों के लिए? वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो जो भी आदिवासी, पूरे देश के आदिवासी युवा अपने अपने समाज में जाएं, उनकी पहली प्राथमिकता, उनके नौकरी से भी ज़्यादा प्राथमिकता उनके अपने समाज है। उनके अपने समाज में जाएं, समाज के लोगों को बताएं कि आपके लिए शिक्षा क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश में, ये भी नहीं पता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों के बीच जाएं और उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएं कि हमारे क्या राइट्स हैं। 5th शेड्यूल, आप 5th शेड्यूल के बारे में मतलब आदिवासियों को पता ही नहीं है कि मुझे भी बहुत पता नहीं है। हाँ, 5th शेड्यूल में ये है कि आदिवासी का इलाका में आप आदिवासी पहले डिसीजन लेगा। हाँ, लेकिन इसको वायलेट भी तो किया जाता है। अब उनको जहां मन करते हैं इंडस्ट्री लगाते हैं, ये करते हैं, बाईपास करते हैं इसको। ये तो आदिवासियों का नरसंहार वैसे भी किया जा रहा है, तो वायलेट करने की कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिखा हुआ है, उनके कस्टमरी राइट्स हैं, उनके अलग तरह के। हाँ, तो ये इन सारी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए ही ये 5th शेड्यूल में, जैसे आप जमीन नहीं खरीद सकते बहुत ईजी तरीके से आदिवासियों का। बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब कि शिक्षा को पहुंचाए, लोगों के अंदर में बताएं कि क्या हमारे अधिकार हैं। हाँ, क्योंकि हम एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंचेगा लोगों तक, तो लोगों को क्या पता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है देश में। हम गए, आप ये एक मूवी भी बनी थी जिस पे आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कराने के लिए जाने के लिए कैसे वो दिखाते हैं, लेकिन वहाँ की एक्चुअल स्थिति के बारे में नहीं दिखाया जाता है, और उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि वहाँ के लोग तो मतलब आप कह रहे हैं कि शिक्षा का प्रसार हो और लोगों के अंदर में उनके हक के बारे में बताया जाए। हाँ, बताया जाए, और एक लोगों को आंदोलित किया जाए, एक संगठन बने। क्योंकि ये जो मेन टूल है ना, संगठित, जब आप शिक्षा और इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा देंगे तो उनको जुटाना, उनको एक जगह पे करना बहुत आसान है। अम्बेडकर साहब ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट। हाँ जी, ये जो उन्होंने बाबा साहब ने कहा था, ये मुझे लगता है कि अभी सबसे ज्यादा अगर किसी को जरूरत है तो आदिवासी समाज के जो यूथ पढ़े लिखे हैं, युवा जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए पहली प्राथमिकता उनका समाज होना चाहिए, तभी जाके वो कुछ बेहतर बदलाव की स्थिति में आ पाएंगे। अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि जो भी चीज़ें उनको हम झेल पाए। शायद हो सकता है कि इससे भी थोड़ा रिफाइन होके आए स्थिति, वो उसको झेले। जी दोस्तों, आप जैसा देख रहे हैं कि एक बहुत ही लंबी गुफ्तगू हमने अरुण कुमार ओरांव जी से की, तकरीबन घंटे भर से भी ज़्यादा ये गुफ्तगू चली, लेकिन हमारे पास अभी भी बहुत कुछ जानने के लिए है, लेकिन हर गुफ्तगू को एक अंजाम पे ठहरना होता है। तो बाकी आपके अगर सवालात हैं तो आप खुद अरुण कुमार ओरांव जी से आप उनसे रब्ता कीजिए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये PhD जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में जो ईस्ट एशियन स्टडीज है वहां पे ये जमा कर रहे हैं, और इनका PhD का टॉपिक सोशल मीडिया और थाईलैंड जो है कंट्री उसके ऊपर है। हास्य की आवाज़ जो कि इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट जो है लोधी रोड न्यू दिल्ली में, वहाँ पे वो एडिटर के तौर पे वहाँ पे उसको संपादित कर रहे हैं। ये हास्य की आवाज़ तकरीबन 16 साल से निकल रहा है, और एक काफ़ी अहम है। मार्जिनलाइज कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो लोग बिल्कुल मार्जिन पे धकेल दिए गए हैं, उनके हकों को और हुकूक को ये सामने लाता है। ह्यूमन राइट्स, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन सारी चीज़ों को, फ्रीडम, जस्टिस, डिग्निटी, पीस, हारमनी, ये सारे चीज़ उसके फोकस में रहते हैं। ये 2 किताबों के राइटर भी हैं,
और पूर्णिया बिहार से इनका ताल्लुक है, ओरांव समाज आदिवासी से आते हैं। तो आप इनसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आप अपना अगर ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर अगर शेयर करना चाहते हैं तो। मेरा ईमेल आईडी है arunurav .iimc@gmail.com। तो मतलब अरुण ARUN, अरुण ORAON, एक ही वर्ड, हाँ, अरुण ओरांव .iimc@gmail.com। और फोन नंबर आपका क्या है? मेरा फोन नंबर अगर ईमेल आईडी के थ्रू आप क्वेश्चन चाहें तो, क्योंकि आप ईमेल आईडी के थ्रू आप इनको खत लिख सकते हैं। और हास्य की आवाज जो है उस मैगजीन के उसके पते पर भी अगर आप इनको चिट्ठी भेजेंगे तो आप इनसे अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड इंडिजिनस डे के मौके पे हमने अरुण जी से बात की, और अरुण जी की जो जिंदगी है कि कोई बहुत बड़ा ग्रंथ से कुछ कम नहीं है। अभी इनकी बिल्कुल नौजवान है, इस उम्र में इन्होंने दर दर ठोकर खाई है। और इस बात को याद रखिए कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो टीचर इनको बराबरी के साथ बैठने नहीं देते थे, और जब JNU जैसे संस्था में पढ़ने के लिए जब आए तो 70% मार्क्स इनको रिटन टेस्ट में मिलता है और 0 मार्क्स इनको इंटरव्यू में मिलता है। अखबार और मीडिया में काम करने के लिए जब जाते हैं तो इनको नाइट की शिफ्ट यानी रात में शिफ्ट लगातार दी जाती है, जिससे इनका सेहत बिगड़ने लगता है। और जो टीचर इनको पत्रकारिता पढ़ाता है वो कहता है कि आप कोई और जॉब ढूंढ लीजिए, पत्रकारिता आपके बस की बात नहीं है। मगर इन्होंने हिम्मत को नहीं हारा और आज इस मकाम पे पहुंचे हुए हैं कि हास्य की आवाज़ जैसे बड़ा जो एक मैगजीन है जो कि जस्टिस और इक्वालिटी के लिए काम करता है, उसको संपादित करते हैं। और हमसे अरुण जी ने अपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जिंदगी बहुत सारे लोगों के लिए एक मतलब इंस्पिरेशन है। और फिर किसी मौके पर हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू।